अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि हमने वादा किया था कि हम आपके पास एक फ्री डेमो सेशन लेकर आएंगे जिसके अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और हमारे पास पैसे नहीं है, जैसे कि ये स्टेटमेंट इस वक्त आप लोगों के सामने आ रही है कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। हमारे पास पैसे तो हैं लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई आइडिया नहीं है। ये पता नहीं है कि किन चीजों की जरूरत होगी, कैसे फुटस्टेप चलेंगे, कौन कौन से काम करूंगा, किन किन चीजों पर चल के मैं बिजनेस को चला सकता हूं या नहीं चला सकता। इन चीजों के बारे में नहीं पता। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और छोटे पैमाने पे बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस करने में आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, आप पिछले 5 साल से बिजनेस कर रहे हैं लेकिन फिर भी हर दफा आपको 6 महीने या साल के बाद कर्ज उठाना पड़ता है, और कर्ज उठाने के बाद कुछ देर हालात ठीक रहते हैं, फिर उसके बाद वो कर्ज दोबारा लग जाता है और फिर इंसान परेशान हाल बैठा ये सोच रहा होता है कि काम भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन फिर कर्जे का शिकार हो रहे हैं। क्यों हम इस कर्जे में से निकल नहीं पा रहे? इन सब चीजों को समझने के लिए ये कोर्स बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आज के इस कोर्स के अंदर चीजों को डिस्कस करने वाला हूं वन बाय वन, इसलिए इस कोर्स को आखिर तक देखिएगा। इस कोर्स का ये डेमो सेशन आपको ये बताएगा कि इस कोर्स में होने क्या वाला है, करेंगे क्या। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं जो कि इस कोर्स के आखिर में मैं आपके साथ बड़े तसल्ली के साथ डिस्कस करने वाला हूं। वो चीज क्या है? वो ये है कि आप में से बहुत से लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उनके पास मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज होते हैं कि मैं बिजनेस को ऐसे स्टार्ट कर लूं, मैं बिजनेस फलाना स्टार्ट कर लूं, मैं फलां कर लूं, मैं फलां कर लूं। फॉर एग्जांपल, वो कहते हैं मैं ऑटो स्पेयर पार्ट का भी बिजनेस कर सकता हूं। फिर कोई बंदा उनको आइडिया देता है, वो कहता है मोबाइल एसेसरीज का भी बिजनेस कर सकता हूं। कोई आइडिया देता है, वो कहता है यार गाड़ियां लेके बेच सकता हूं। कोई आइडिया देता है यार छोटी छोटी फैक्ट्रियां बना लो, उसमें से तुम जूते बनाना शुरू कर दो और डिफरेंट काम करना शुरू कर दो। तो भाई आइडियाज तो बहुत आ रहे हैं, इनमें से कौन सा काम मैं करूं? तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं आपको एक इस लेक्चर के आखिर में ड्राफ्ट शीट दूंगा। उस शीट का मकसद ये होगा कि जिसके अंदर आपने सिर्फ अपना डाटा डालना है। जैसे ही इस शीट के अंदर आप अपना डाटा डालेंगे, डाटा डालते ही आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि किस बिजनेस को आपने करना है और किस बिजनेस को आपने नहीं करना। और मेरा ये कोर्स इस किस्म की वर्कशीट और इस किस्म की चेकलिस्ट से भरा हुआ है। यानी जिसके अंदर जहां पर डिसीजन मेकिंग में एक कारोबारी शख्स परेशान हो जाता है, वो परेशानी दूर करने के लिए आपके पास डिसीजन मेकिंग की पावर आ जाएगी। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप इन्वेस्टर से पैसा निकाल सकते हैं। वो पूरा तरीका इस कोर्स के अंदर सिखाया जाएगा। अगर आप को ये नहीं पता कि मैंने करना क्या है, मेरे पास पैसा है, 5, 10, 15, 20 लोग मुझे आइडियाज दे रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपसे डिस्कस करूं, अक्सर आपने पोस्ट देखी होगी कि मेरे पास 2 लाख रुपए है, मैं क्या करूं, और वो ये पोस्ट किसी भी ग्रुप के अंदर शेयर कर देते हैं। अब होता यह है कि मैं हैरान हूं, उस ग्रुप के नीचे 100 100 150 150 मैसेजेस 1 या 2 घंटे में आ जाते हैं लोगों के मशवरे देने के लिए कि आपने करना क्या है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि अल्लाह माफ करे, इस वक्त कोरोना चल रहा है, किसी को भी कोरोना की कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हर बंदा ही आपके कांटेक्ट लिस्ट में हकीम बन जाता है, हर बंदा ही डॉक्टर बन जाता है। वो आपको ऐसे ऐसे नुस्खे, ऐसे ऐसे मशवरे देता है कि आपको लगता है कि भाई जनाब मैं तो जनाब इसकी ये चीज कर लूंगा ना तो मैं कामयाब हो गया। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप ये लिखते हैं ना कि मेरे पास 2 लाख है, मेरे पास 5 लाख है, मेरे पास 10 लाख है, मेरे पास 50 लाख है, मैं कौन सा बिजनेस करूं, तो दुनिया धड़ाधड़ आपको आइडियाज देते हैं। अब बेतहाशा आइडियाज तो आपके पास आ गए। सवाल ये पैदा होता है कि इन आइडियाज में से वो कौन सा बेस्ट है जिसके ऊपर मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करूं, ये पता लगना जरूरी है कि नहीं। जिसमें मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करूं, ये पता लगना जरूरी है कि नहीं। कि अगर हमें ये पहले से नहीं पता होगा तो हम गलत जगह पर इन्वेस्ट कर लेंगे और नुकसान का शिकार होंगे। और इस नुकसान से मेरा ये कोर्स, जो कि अमाउंट सिर्फ 5,000 रुपया है, आपको बचा सकता है। और इसके लिए आपको आखिर तक इसको सुनना पड़ेगा। हम बड़ी तरतीब से, बड़ी तसल्ली से इसको लेके चलेंगे। इस कोर्स को डिजाइन करने का मकसद क्या है? बहुत से लोग एमबीए कर लेते हैं, बीबीए कर लेते हैं, बिजनेस को समझ लेते हैं और उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो एमबीए या बीबीए नहीं कर पाते और वो बिजनेस को सही तरह से समझ नहीं पाते। तो इस कोर्स के अंदर मैंने चीजों को उर्दू में ट्रांसलेट करके बड़े आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें एमबीए बीबीए लेवल की लर्निंग कैसे अटैच हो सकती है, नंबर 1। इंटरनेशनल सिनेरियो में क्या हो रहा है, नंबर 2।
पूरी दुनिया काम को कैसे संभाल सकती है, नंबर 3, और आप आसानी से अपने कारोबार के डिसीजन कैसे ले सकते हैं, नंबर 4। ये चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व हैं जो आपको बड़ी आसानी से ये समझा देंगी कि आपने इस बिजनेस को चलाने के लिए क्या करना है। तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं उस डिस्कशन की तरफ जिसको हमने आगे लेके चलना है। अब ये मेरा कोर्स है, इस वक्त आप लोगों के सामने हो रहा है प्रैक्टिकल स्किल्स फॉर बिजनेस, और इसका आज डेमो सेशन है। डेमो सेशन से मुराद ये है कि आज के दिन में हम सिर्फ जनरल चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट हैं, मैं कौन हूं, आप कौन है, कोर्स क्या है, कोर्स के अंदर क्या पॉइंट होंगे, और एक खास चीज जो कि इस लेक्चर के शुरू में मैं बता चुका हूं कि वो खास चीज क्या है, वो इंशाल्लाह ताला एट द एंड ऑफ लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास की तरफ मूव करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहली चीज आ जाती है कि वो पॉइंट जो हमने इसमें डिस्कस करने। तो पहला पॉइंट मेरे भाई आ जाता है इंट्रोडक्शन। हमने पूरा इंट्रोडक्शन करना है कि मैं कौन हूं, मैं क्यों ये कोर्स करा रहा हूं, आप मेरी ही बात क्यों सुने, इसके हवाले से मैं आपसे बात करूंगा। फिर हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम, कि ये कोर्स बनाया क्यों गया। दुनिया की हर प्रोडक्ट और दुनिया की हर सर्विस किसी ना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो अगर आपको प्रॉब्लम ही नहीं ना पता कि आपकी प्रोडक्ट किस चीज की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी और किस चीज कौन सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है, तो आपकी प्रोडक्ट फारग है मेरे भाई। लिहाजा हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि इस कोर्स को इशू करने से पहले कौन सी प्रॉब्लम फेस हो रही थी, फिर ये कोर्स क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, फिर ये जो सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा ना, इसका प्रैक्टिकल फॉर्म में आपको करके दिखाऊंगा। यानी जैसे मैंने आपसे शुरू से कहा कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और आपके दिमाग में 30, 40 या 50 आइडियाज हैं, उसमें से कौन सा बेहतरीन आइडिया है जिसको आप इंप्लीमेंट करें, तो आप अपना टाइम और पैसा वेस्ट नहीं करेंगे और फेलियर के चांसेस कम करेंगे और सक्सेस के चांसेस को ज्यादा करेंगे। ये प्रैक्टिकल तरीके से मैं इस कोर्स में करके दिखाने वाला हूं, इसलिए मैंने यहां पे लिखा कि प्रैक्टिकल चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर उसके बाद मैं आपके साथ एक और चीज शेयर करूंगा, जैसे कि मैं ये दावा करता हूं कि इस कोर्स को लेने के बाद जो बिजनेस प्लान आप बनाएंगे ना, जो मार्केटिंग प्लान आपके पास होगा ना, उसकी मदद से अगर आपके पास सिर्फ आइडिया है और वो बिजनेस प्लान और मार्केटिंग प्लान है, तो आप मार्केट से 50 लाख 1 करोड़ रुपया तक जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर ये मैं बात सुनता ना दूसरी तरफ बैठ के, यानी कोई और सुना रहा होता, तो मैं कहना सी गप छाड़ रहा बंदा, ठीक है, बड़ी आसानी से। लेकिन मेरे प्यारे भाई, मैंने अपनी जात के लिए इसको अरेंज किया और मैंने कई लोगों के लिए इसको किया। उसकी एक एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो लिंक शेयर करूंगा इसके लेक्चर के खत्म होने के बाद कंटेंट में, ताकि आप बोर ना हो जाए। वो तसल्ली से 5 मिनट का वीडियो लिंक है, वो आप तसल्ली से सुन लेना। इस्लामाबाद का एक बिजनेसमैन है, वो किस तरह से उसने मेरी इस वीडियोस और मेरे इस लेक्चर्स को कोर्स से फायदा उठाया, वो आप देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद आखिर हम डिस्कस करेंगे कि हम इस कोर्स को रजिस्टर कैसे कर सकते हैं और टीम का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। अब हम टाइम वेस्ट किए बगैर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारे पहले पॉइंट से शुरू होता है कि इंट्रोडक्शन। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि मेरी कैपेसिटी क्या है, मैं ही आपको ये चीज क्यों सिखा रहा हूँ। इसके लिए बेहतरीन तरीका है कि पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं फाउंडर हूँ एडी ग्रोथ इंटरनेशनल कंपनी का। इसके अलावा फेम कंसोर्डियम का। फेम कंसोर्डियम में कितनी कंपनीज आती हैं? इसमें कंस्ट्रक्शन एंड प्रॉपर्टी आती है, इसमें एजुकेशन कंसल्टेंसी मलेशिया में हमारा ऑफिस है वो आती है, क्लोथिंग के हवाले से एक बिजनेस है मलेशिया में वो आता है, इजी होवोस के हवाले से मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड में हम लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ काम करते हैं, वो चीज इसके अंदर आती है। ये बिल्कुल थोड़ा सा चीजें मैंने लिखी हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर पीएचडी कर रहा हूँ मलेशिया में, और मेरी पीएचडी बिजनेस में है, एंटरप्रेन्योरशिप में। और इसके अलावा मेरी एजुकेशन क्या है, मैं ये बता दूं कि पिछले 4 महीनों में मैंने 1000 से ज्यादा बिजनेसेस को फ्री ऑफ कॉस्ट कोरोना की सिचुएशन में सर्विसेज दी और उनको बताया कि वो अपनी सेल्स, अपने कस्टमर रिलेशनशिप, अपने बिजनेस प्रॉब्लम को कैसे हल कर सकते हैं। और ये सिर्फ 4 महीने का बैकग्राउंड नहीं है, मैं कई सालों से बिजनेसेस के साथ अटैच हूं और उनको सर्विसेज दे रहा हूं। इसका एक छोटी सी मैं झलक आपको दिखाना चाहता हूं। ये अब कुछ पुरानी जो है ना, मैं आपसे पिक्चर शेयर करूंगा, वो मैं आपके साथ कर लूं और फिर दोबारा हम इस साइड के ऊपर आएंगे। मुझे आपके साथ चीजें कुछ चले, मैं तस्वीरों की तरफ बाद में आता हूं, पहले मैं आपको थोड़ा सा और अपने इंट्रोडक्शन के हवाले से चीजों को क्लियर कर दूं। एनी हाउ, यहां तक मैंने आपको बताया कि मैं क्या क्या कर चुका हूं।
मैं वैसे जुबानी बता देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सतारा टेक्सटाइल, निशात टेक्सटाइल को मैंने ट्रेनिंग कराई। नादरा पाकिस्तान जो हमारे शनाख्ती कार्ड बनाती है, उनकी ट्रेनिंग मेरे पास मैंने करवाई है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल अदील अंजुम पे जाएंगे, आप नीचे जाएंगे कि नादरा के 200 एम्प्लॉयज को जो मैंने ट्रेनिंग कराई है उनकी वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप इतना ही काफी है, आप वहां से वीडियो देख लें। फिर इसके अलावा यार बहुत ज्यादा काम है, लेकिन अगर मैं वो बताना शुरू कर दूंगा आप भी बोर हो जाएंगे और हम अपने मकसद से भी हट जाएंगे। तो वो सारी चीजों के लिए आप 3 चीजें विजिट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट है eddiegrowth.com, उसमें सारी डिटेल है, आप वो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक भी मैसेज कर दूंगा। दूसरी है, आप यूट्यूब पे चाहे अदील अंजुम लिखें तो मेरी वीडियोस को देखेंगे, आपको पता लग जाएगा काफी हद तक कि मैंने क्या क्या चीजें की हुई हैं। तीसरी चीज, अब क्या शुरू से ही मेरे बिजनेस के हालात इतने अच्छे थे कि मेरे बिजनेस के हालात में कुछ प्रॉब्लम्स थी या कुछ इश्यूज थे, उसके बारे में हम जरूर डिस्कस करना चाहेंगे। यार आपको बताऊं, 3 फेज आपके साथ मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा। पहला फेज ऐसा था, मेरा ख्याल है मुझे जरा थोड़ा सा आपके सामने आना पड़ेगा। हाँ जी, तो पहला फेज मेरा भाई ऐसा था कि हमारे बिजनेस के हालात और हमारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा जबरदस्त थी और बहुत अच्छे लेवल पर थी। फैक्ट्रियां, मतलब हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चलता था, मेरे वाले साहब कंस्ट्रक्शन का काम करते थे और काम बड़े लेवल पे था। 3-4 कोठियां बन रही होती थी, एक में हम रह रहे होते थे और वो बनती थी, बिकती थी, बनती थी, बिकती थी, काम बड़ा अच्छा था। वो किसी ने मेरे वाले साहब को और मेरे चाचा जी को कहा कि जनाब आप जो है ना लूमे लगा ले। उस वक्त बड़ा दौर था लूमों का, तो लूमे लगा ले। अच्छा, फैसला ये किया, बहस मुबासे हुए, कट द स्टोरी शॉर्ट, उन्होंने ना जनाब लूमे लगा ली। अब लूमे लगाने के बाद बहुत मेहनत की, लेकिन पता ये चला कि इसमें जो बेईमानी और रंगबाजी करनी पड़ती है, अगर हम वो नहीं करेंगे ना तो हमें लॉस आएगा। खैर बहुत बड़ा लॉस आया, बैंकरप्ट हो गए, बुरे हालात हो गए। और मैं उस वक्त मैट्रिक में था, मैट्रिक पास किया, उसके बाद कॉलेज में चले गए, 1 साल तक कॉलेज की फीसेस दी, बड़े अच्छे कॉलेज में। अब हुआ हालात ये कि आहिस्ता आहिस्ता उस साल में चीजें बिकना शुरू हुई और अल्टीमेटली गाड़ियां, घर, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बिक के कर्जे उतरना शुरू हो गए और हालात इतने बुरे हो गए कि जनाब खाने के बंदे पड़ गए। तो अब फीस कहाँ से देनी थी, तो फीस नहीं दी, इसलिए कॉलेज से निकाल दिया गया और सुकून से घर आके बैठ गया। 3 साल यार मैंने मैट्रिक के बाद नहीं पढ़ा और ये डिसाइड कर लिया कि अब आगे नहीं पढ़ना, अब काम करना है। तो जो काम किए, आप यकीन करें, हमारे पास छोटे होते थे ना तो गाड़ियां और मोटरसाइकिल ऐसे होते थे कि हमारे कादू तने नहीं होते थे, लेकिन हम गाड़ी चलाते थे। लाइक सेट ही रख के ना नीचे, तो मेरा पाँव नहीं जाता होता था ब्रेक तक, तो हम गाड़ियां चलाते होते। तो हालात बुरे हो गए, तो यहां तक बुरे हो गए कि जनाब किसी चीज के पैसे नहीं है। तो अब जॉब जो की ना पहली, वो ऐसी थी कि मेरे पास माउंटेन बाइक साइकिल थी, वो उसमें रेसिंग साइकिल जो होती है जिसके ब्रेक टायर होते हैं, वो शौक के लिए ली हुई थी। अब शौक जनाब, या तो मैं उसको बेच देता या मैं उसको इस्तेमाल करता। तो एक बैंक के साथ मुझे एक नौकरी मिली थर्ड पार्टी के थ्रू, यानी किसी बंदे के थ्रू। उसने कहा जनाब ये लेटर है, ये आपने लोगों के घरों में फेंकने हैं। तो फी लेटर जो हम फेंकेंगे ना, हम आपको 50 पैसे देंगे। यानी 2 लेटर फेंकने थे तो रुपया मिलना था। आप सोच लें एक दिन में कितने लेटर फेंक ले, कितना कपना पड़ना है। अब मम्मी डैडी बच्चा, चीजों का पता नहीं, बिजनेस का पता नहीं, सारी काम का पता नहीं, जॉब का पता नहीं, खैर निकल गया। अब वो साइकिल लेके जब मैं काम में गया तो लोग मुझे हंस के देखें कि यार ये किस तरह का बंदा है, इतना महंगा साइकिल लेके ये काम पे आ गया। खैर गए, काम किया, कुछ दिन किया, छोड़ दिया। उसके बाद मैं आपको अपनी थोड़ी सी हिस्ट्री को बताऊं कि मैंने 3 साल नहीं पढ़ा और इन 3 सालों में 3, 4, 5 मुख्तलिफ किस्म के काम किए, छोड़ दिए, काम किए, छोड़ दिए। काम करता था, इंटरेस्ट नहीं बनता था और इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि काम कर सकते हैं। एनी हाउ, वो करते 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 आगे किसी दोस्त ने मशवरा दिया जिसने मेरी जिंदगी पे भी बड़ा एहसान किया, सैयद अफराज हसन गिलानी उसका नाम है। तो उन्होंने कहा जनाब आप आगे पढ़े। आगे पढ़ने के लिए उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। मैं खैर उनसे बहस मुबासा किया। उन्होंने कहा जी आप ऐसे एफए कर लोगे, फिर बीए कर लोगे, फिर एमबीए कर लोगे, फिर एमफिल कर लोगे, फिर आप पीएचडी कर लोगे। मैं कहा जी बाकी तो ठीक है, ये जो आपने मुझे एमफिल पीएचडी करा दी है ना, ऐसे ऐसे तुझे फजूल ही गल की थी। खैर हमने शुगर शुगर लगाया। अल्टीमेटली उन्होंने मेरे सारे मसलों को हल करने के बाद हमने जनाब दाखिला ले लिया। अब दाखिला लेके मैंने प्राइवेट एफए किया। प्राइवेट एफए करने के बाद 2 साल फिर दोबारा मैंने बिल्कुल स्टडी नहीं की और काम करता रहा, जॉब करता रहा, जॉब करता रहा। फिर प्राइवेट बीए के मैंने एग्जाम दिए जब 2 साल गुजर गए, क्योंकि मैं उस वक्त एलिजिबल हो गया था इकट्ठे पेपर देने के लिए। वो देने के बाद फिर मुझे एमबीए में सबसे हल्के कॉलेज में मैंने दाखिला ले लिया, जिसकी फीस बेताशा कम थी, जिसको बहुत कम लोग जानते थे। अच्छा जनाब, वो दाखिला ले लिया, एमबीए भी कर लिया। फिर अल्लाह का शुक्र है ऐसा हुआ कि मैंने कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करके जनाब एमफिल में दाखिला ले लिया और अल्लाह ताला ने एमफिल भी करा दिया। अब यहां से मैंने, यहां तक मैंने 25 से 26 किस्म की मुख्तलिफ छोटी छोटी और बड़ी बड़ी जॉब की। हर जॉब करता था, 6 महीने साल बाद छोड़ देता था।
अब जब मैं जॉब छोड़ता था ना, हर बंदा मुझे डिस्करेज करता था, हर बंदा मुझे ये कहता था ये तुमने क्या किया। और मेरे दिमाग में एक बात डाली जाती थी कि तुम किसी काम के नहीं हो, क्योंकि तुम काम ही नहीं कर सकते। तुम एक काम करते हो छोड़ देते हो, दूसरा काम करते हो छोड़ देते हो, तीसरा काम करते हो छोड़ देते हो। तुम्हारा प्रोफाइल कैसे बनेगा, तुम्हारा हिसाब कैसे चलेगा, तुम्हारा सिस्टम कैसे बनेगा। तुम्हारे प्रोफाइल को कोई देखेगा, वो कहेगा यार ये तो टिकता ही नहीं है। अब असल बात पीछे कुछ और थी जो कि मुझे नहीं पता थी और ना मुझे कोई समझाने वाला था। खैर, आहिस्ता आहिस्ता करते 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 मैं टीचिंग प्रोफेशन के साथ जुड़ गया। अब जनाब, जब टीचिंग प्रोफेशन के साथ जुड़ा, तब मुझे ये पता चला कि जिंदगी में मैंने ये वो काम है जो मैं करना चाहता हूं, जिसमें मुझे मजा आता है, जिसमें मेरा दिल लगता है। ले जनाब, वो दिन है और आज का दिन है, टीचिंग से नहीं मैं छूटा। तब मुझे पता लगा कि जब तक इंसान को उसकी वो डेस्टिनेशन नहीं मिल जाती, उसको वो काम नहीं मिल जाता, उसकी रूह अंदर से बेचैन रहती है और वो काम ढूंढने के लिए काम छोड़ता रहता है। काम छोड़ने वाले बंदे को बुरा नहीं कहना चाहिए, उसको डिस्करेज करना नहीं चाहिए, उसको इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त उसको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन हमारा मुआशरा इतना खूबसूरत है कि वो आपको जलीलो ख्वार करने के कोई बहाने नहीं छोड़ता और टका के खज्जल करता है, जैसा कि उन्होंने मुझे किया। एनी हाउ अल्टीमेटली टीचिंग में आ गया। टीचिंग में विजिटिंग लेक्चर मिला। उस वक्त मेरी एक जगह पर जॉब थी, वो जॉब की अच्छी सैलरी थी। वो सारी सैलरी छोड़ के मुझे 3500 रुपया मिलता था जनाब। वो भी जो है ना वन मंथ का 3500 रुपया एक महीने का मुझे मिलता था, एक सब्जेक्ट पढ़ाने का। खैर, मेहनत की, फिर वहां पर 10 सब्जेक्ट ले लिए। अब 10 को 35 से जरब दे दें, 35,000 रुपया हो गया। 35,000 मिलना शुरू हो गया। फिर क्या हुआ, बहुत ज्यादा मेहनत की। उन्होंने मुझे कहा कि जनाब आप सब्जेक्ट और ले लें। मैंने और सब्जेक्ट ले लिए, 15 सब्जेक्ट हो गए। अब सिचुएशन ये का इसके सब्जेक्ट इतने हो गए, इसको ना परमानेंट रख लो। उन्होंने मुझे परमानेंट रख लिया। खैर, अल्टीमेटली करते कराते मैं वहां पे प्रिंसिपल हो गया। वो प्रिंसिपलशिप का ऐसा जबरदस्त इस्तेमाल किया, इंशाल्लाह लंबी चीज मैं कभी आपसे साथ डिस्कस करूंगा कि उसका क्या इस्तेमाल किया मैंने पूरे फैसलाबाद में। अपने रिलेशनशिप डिफरेंट कॉलेजेस के ऑनर से और प्रिंसिपल से बना लिए, वहां से लेटर भेज भेज के। खैर, वो ताल्लुक बहुत अच्छा बन गया। फिर उस असना में कुछ नए कॉलेजेस जीरो से स्टार्ट किए, एक्सपीरियंस बढ़ गया। फिर करते 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 अल्टीमेटली मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में चला गया और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया। ये था सारा जॉब का कैरियर। इसके साथ साथ मैंने बिजनेस करने नहीं छोड़े, मुख्तलिफ किस्म के बिजनेसेस करता था और उसमें लॉसेस खाता था, बड़े बड़े लॉसेस खाता था। खैर, लगा रहता था रोज, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल में मेरे दिमाग में नया आइडिया और आता था। उसके ऊपर मैं पैसा लगाता था, मेहनत करता था, चीजें करता था, फेलियर आता था, फिर अगला काम करता था। भाई, इस पे भी बड़ी जलालत लोगों ने की। उन्होंने कहा जनाब तुम बिजनेसमैन नहीं हो, तुम बिजनेस ही मान सकते, बिजनेसमैन नहीं मान सकते। खैर, जहां से हालात चेंज हुए वो आपसे शेयर करता हूँ। हालात मेरी जान शेर चेंज हुए जब मैंने कंस्ट्रक्शन के काम को समझा सही तरह से, जब उसको मैंने सही तरह से समझना शुरू किया। कंस्ट्रक्शन के काम में और प्रॉपर्टी के काम के जो मेरे वालिद साहब का काम था, उसको मैंने समझना शुरू किया। अब मेरे पास तकरीबन कुछ 10 लाख रुपया था। मैंने 10 लाख में क्या किया कि मैंने जाके एक 2.5 मरले का प्लाट लिया और 2.5 लाख रुपया उसकी डाउन पेमेंट की। और 8-9 लाख रुपए का वो प्लाट बनता था। मैं कहा जनाब ये 3 महीने के टाइम पे दे दो। कोशिश की कि इसको 3 महीने के अंदर अंदर बेच दूं। खैर, उसको मैंने जनाब 3 महीने के अंदर बेचा, मुझे 40,000 रुपया मिला। बड़ा खुश हुआ कि यार ये तो बड़ा जबरदस्त काम है। फिर एक और प्लाट लिया, फिर एक और प्लाट लिया, फिर एक और प्लाट लिया। अब ये मैं बता रहा हूँ जिंदगी बदली कहां से। ये काम को मैंने तेज कर दिया। अब मेरे पास थे अल्टीमेटली 10 लाख। वो जब तक 40,000 आता था ना, वो लग चुका होता था। यही हाल उन लोगों का है जो जितना पैसा आता है वो अल्टीमेटली लगा देते हैं, मेहनत भी करते हैं, काम भी करते हैं, बचता कुछ नहीं। हम मेरे दिमाग में था कि ज्यादा पैसे मुझे कैसे आ सकते हैं। तो अगर मैं 4-5 प्लाट ले लूं ना, तो मेरे पास ज्यादा पैसे आ सकते हैं। 5 प्लाट कैसे लूं? 5 प्लाट के लिए मेरे पास बैकअप, अगर मैंने 10-10 लाख वाले लेने हैं, माजरत, अगर मैंने 10 लाख वाले 5 प्लाट लेने हैं, तो मेरे पास बैकअप 50 लाख का होना चाहिए। अब मेरे पास मुश्किल से बैकअप 11-11.5 लाख का बना है। 10 था, वो 11-11.5 लाख हो गया। तो अब मैं किस तरह से 5 प्लाट लूं? तो फिर रिस्क लिया। सोचा कि एक प्लाट पर मुझे जब मैं डाउन पेमेंट देता हूँ ना, 3 महीने मिलते हैं, तो मैं निगोशिएशन करूंगा कि मुझे 4 महीने दो या मुझे 5 महीने दो टोटल पेमेंट करने के लिए। और मैं इन सब पैसों से सारे प्लाट की डाउन पेमेंट कर दूंगा, 5 प्लाट की। और अगर मैं 4 महीने में उसको ना बेच सका, तो वो 2.5 लाख जो मैंने एक तो पेमेंट की होगी, या 2 लाख या 1.5 लाख की जो पेमेंट की होगी, वो मेरी जाया हो जाए। लेकिन इस पर मुझे बड़े लोगों ने कहा कि ये काम मत करना और आप भी मत करना। लेकिन अल्लाह का कैसा करना हुआ कि मैंने इस काम को किया, वहां से लगा जंप। और वो इतना जबरदस्त जंप लगा, कुदरत वो किस्मत अच्छी थी, इतनी देर से फेलियर हो रहे थे, एक सक्सेस जिंदगी में लिखी जानी थी।
वो इतना अच्छा जंप लगा कि मुझे पैसे मल्टीप्लाई होना शुरू हो गए। खैर उनको मैंने इस एक्सरसाइज को बार बार किया, करने के बाद फिर मैंने कंस्ट्रक्शन का काम किया, मुख्तलिफ घर बना के बेचे, लाइन में 3-3 4-4 घर बना के बेचे। अल्टीमेटली मैंने सारी एक्टिविटी से अपनी 2 गाड़ियां, अपना जाती घर और अपना लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छे लेवल पर ले गया, और इसके साथ साथ अपने 1-2 कारोबार और पोर्टफोलियो में अरेंज कर लिए। अब मेरे पास थी गवर्नमेंट जॉब, मेरे पास था पूरे पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस, मेरे पास था कंस्ट्रक्शन का काम, मेरे पास था कपड़े का काम, और मेरे पास था ज्वेलरी और स्मॉल आइटम का काम। ये मेरा पोर्टफोलियो था और काम बेहतरीन चल रहा था। एनी हाउ मुझे जरूरत महसूस हुई कि अब मुझे पीएचडी करने के लिए मलेशिया आना चाहिए। मैं मलेशिया आया, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में घर है, गाड़ियां हैं, मैं यहाँ मलेशिया आ गया हूँ। यहाँ पे मेरे पास बहुत अच्छा फ्लैट है और मेरे पास 2 गाड़ियां, और सिलसिला कार बहुत अच्छा चल रहा है। और मैंने छोटा सा पोर्टफोलियो आपके साथ डिस्कस किया है जो मेरे बिजनेस का पोर्टफोलियो। ये वो था इंट्रोडक्शन जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी था। 20 मिनट लगे इसको शेयर करने में। जरूरी क्यों था? ताकि मैं ये आपको बता सकूं कि आपने मुझे क्यों सुनना है, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि ये जो लंबी स्टोरी जिसको मैंने शॉर्ट करके बताया ना, इसमें मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए हैं, मैंने बहुत सारे लॉसेस किए हैं, और अब अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस पे बैठा हूं। तो मैंने अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस को निचोड़ के और इंटरनेशनल मार्केट से सीख के इस कोर्स को बनाया, ताकि इस कोर्स में जब मैं आपको कुछ चीज बताऊं तो आप उस एक्सपीरियंस का फायदा उठा सकें। एक्सपीरियंस के बारे में कहा जाता है कि अ गुड जजमेंट कम फ्रॉम द एक्सपीरियंस, बट एक्सपीरियंस कम फ्रॉम द बैड जजमेंट। आपकी जिंदगी का अच्छा फैसला एक्सपीरियंस से आता है, और एक्सपीरियंस आपकी जिंदगी के बुरे फैसले से आता है। तो मैंने जिंदगी में बड़े बुरे फैसले किए और उनको लिख के अपने पास रखा हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला अब ये एक्सपीरियंस आप 2 जगहों से ले सकते हैं। या तो आप खुद बुरे फैसले करें और उनसे सीखें, तो मैं जरूर कहूंगा कि आप बुरे फैसले करें और उनसे सीखें। दूसरा तरीकाकार है जिसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे बुरे फैसले किए हुए हैं, उससे सीखें। तो मैं आपको इतनी तफसील में अपनी तारीफें नहीं बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि मैंने बड़े बुरे फैसले किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अब सक्सेस दिया है। तो आपको सिखाने के लिए मे बी आई एम द ऑथेंटिक पर्सन, और इंशाल्लाह ताला आप मेरा कोर्स लेंगे। अगर आपको जो चीजें मैं कह रहा हूं उसका फायदा ना हुआ, आई विल गिव बैक योर मनी 100%। सारे पैसे वापस कर दूंगा, आपसे नहीं पैसे लूंगा। क्यों? मैं पिछले 4 महीने से अगर फ्री सिखा रहा हूं तो अब भी पैसे वापस कर सकता हूं। तो इंशाल्लाह ताला आगे चलते हैं इसके अंदर, अब आगे डिस्कशन क्या होगी। अच्छा, यहां तक तो थी इंट्रोडक्शन की बात। अब इंट्रोडक्शन से हम आगे चलते हैं कि इस कोर्स में प्रॉब्लम क्या है। अब यहां से सुनने वाली बात है यार, छोड़ के मत जाइएगा, आपको फायदा होने वाला है, आपकी जिंदगी बदलने वाली है, बिजनेस के हवाले से, लर्निंग के हवाले से। इतने छोटे कोर्स में इतनी डेप्थ चीजें कोई भी नहीं बताएगा। अच्छा, हमें इस कोर्स की जरूरत क्यों है? वाई डू वी नीड दिस कोर्स? मैं इतनी तसल्ली और आराम आराम से पता है क्यों समझा रहा हूं? कुछ लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश नहीं समझ पाते, तो मैं चाहता हूं कि सबको चीजें समझ आए। तो हमें ये कोर्स चाहिए क्यों, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं जनाब। आपको मैं ये बताना चाहता हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है डिड यू नो, क्या आप जानते हैं कि 50% बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस पहले 5 साल में फेल हो जाते हैं। 50% बिजनेसेस, यानी आप शुरू करते हैं तो फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और अगर आप इससे आगे जाते हैं तो तकरीबन 70% बिजनेसेस, 70 to 75% बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो फेलियर है ये किस किस साल में कितना कितना आता है। अगर आप छोटा बिजनेस शुरू करते हैं तो छोटे बिजनेस पहले साल में 25% बिजनेस फ्लॉप हो जाते हैं। अब यहां पर यह देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये 25% बिजनेसेस फ्लॉप क्यों होते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, अ गुड जजमेंट कम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड जजमेंट। अच्छा फैसला तजर्बे से आता है और तजर्बा बुरे फैसले से आता है। तो हम देखेंगे कि ये वाले जो 1 साल में 25% बिजनेस फ्लॉप होते हैं ना, इनके फ्लॉप होने की वजह क्या है, ये क्यों होते हैं, ये कौन से बुरे फैसले करते हैं जो हमने नहीं करने। अच्छा, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जिंदगी में ये 2 साल के अंदर तकरीबन 35% बिजनेसेस जो है ना वो फ्लॉप हो जाते हैं। 3 साल की बात करें, सॉरी 5 साल की बात करें, 5 साल की बात करें तो 50% बिजनेसेस जो है ना वो फ्लॉप हो जाते हैं। और अगर हम 10 साल की बात करें तो तकरीबन 70% बिजनेसेस फ्लॉप हो जाते हैं मेरी जान। रीजन क्या है? अब हम वजह डिस्कस करते हैं कि वजह क्या है। अब ये सामने आई है जनाब आपके वजह। व्हाई डू स्मॉल बिजनेसेस फेल? छोटे बिजनेसेस नाकाम क्यों होते हैं मेरी जान? उनके नाकाम होने की वजह यह है कि 42%, 42% बिजनेसेस ऑफ स्मॉल बिजनेसेस फेल बिकॉज ऑफ देयर नो मार्केट नीड फॉर देयर सर्विसेज एंड बिजनेसेस।
42% बिजनेसेस फेल पता क्यों होते हैं मेरी जान? क्योंकि मार्केट को उनकी प्रोडक्ट या सर्विस नहीं चाहिए, और अगर चाहिए तो उनसे नहीं चाहिए। अब ये क्या फर्क हुआ, ये क्या सिस्टम हुआ? ये वो रिसर्च है जो आप कभी भी इंटरनेट पे लिखेंगे ना, तो 10 दुनिया की बड़ी तरीन रिसर्च ओरिएंटेड कंपनीज जिनका काम ही रिसर्च करना है, वो आपको ये स्टैटिक्स बताएंगे। तो यहां पर भाई ये सवाल पूछना बनता नहीं है कि 42% बिजनेसेस ऐसे हैं जो फेल होते हैं। वो बिजनेसेस वो हैं जिनकी प्रोडक्ट लोगों को नहीं चाहिए, और अगर वो प्रोडक्ट या सर्विस लोगों को चाहिए तो वो उनकी सर्विस नहीं उनको चाहिए। अब ये क्या वजह है? बहुत से लोग कोर्स देने वाले होंगे, बहुत से लोग पढ़ाने वाले होंगे। अगर हम मेरा कोर्स ले रहे हैं, किसी और का कोर्स नहीं ले रहे, वो बहुत मेहनत कर रहा है, फिर भी उसका कोर्स नहीं बिक रहा, तो कोर्स तो आप ले रहे हैं लेकिन आप उससे नहीं ले रहे, या कोर्स तो आप ले रहे हैं पर मुझसे नहीं ले रहे, तो इसका मतलब है सर्विस तो बिक रही है लेकिन मेरी सर्विस नहीं बिक रही। कपड़ा तो बिक रहा है पर मेरा कपड़ा नहीं बिक रहा। जूते तो बिकते हैं पर मेरे जूते नहीं बिकते। घड़ियां तो बिकती हैं पर मेरी घड़ियां नहीं बिकती। इसकी क्या वजह है? कभी प्रोडक्ट में फॉल्ट होता है, कभी मार्केट गलत चूज करना होता है, और कभी आपके बेचने का तरीका सही ना होना होता है। इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने आपको कहा था मैं प्रॉब्लम रखूंगा। हमारे जो टॉक शोज होते हैं ना, वो प्रॉब्लम्स तो बड़ी अच्छी निकालते हैं लेकिन सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करते। मेरा ये कोर्स आपको प्रॉब्लम भी बताएगा और उसका सोल्यूशन भी बताएगा। अब आगे बात करते हैं। 29% बिजनेसेस फेल होते हैं बिकॉज दे रन आउट ऑफ कैश। भाई 29% बिजनेसेस, 29% बिजनेसेस, उनके पास पैसा खत्म हो जाता है। यानी उन्होंने काम स्टार्ट किया, 10 लाख था, 10 लाख से स्टार्ट कर लिया, चल रहा है, शुरू की मारें खाई, फेलियर हुए, थोड़ा सा कर्जा लिया और डाला, अब और पैसे चाहिए, अब और पैसे नहीं है, इसलिए फ्लॉप हो गए। तो उन सब के लिए ये कोर्स बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं उनको ये बता सकता हूँ कि आप दिनों में पैसे कैसे जनरेट कर सकते हैं। और इसकी एग्जांपल अगर आप वो वीडियो देखेंगे जिसमें लड़के ने कहा कि मैंने सारे डील का कोर्स लिया और मैंने दिनों में पैसे अरेंज किए, एक दिन में 5 लाख रुपए अरेंज किए। मैं ना सिर्फ आपको उसकी वीडियो दूंगा बल्कि ऐसे लोगों के कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दूंगा कि आप उनसे फोन करके पूछ लें कि कितने झूठ तो नहीं बोल रहे, कितने अदील साहब ने पैसे दे के दिया, गल कहने नहीं क्या, ये मैं रियल टाइम कह रहा हूँ। अच्छा आगे बात करते हैं। ये कोर्स की वर्थ ना 5,000 नहीं है। मुझे कई लोगों ने कहा यार आपने बहुत कम पैसे रखे। 5,000 नहीं, ज्यादा है, लेकिन आपसे 5,000 ले रहे हैं। एनी हाउ आगे देखते हैं। 23% बिजनेसेस फेल होते हैं बिकॉज दे डिड नॉट हैव द राइट टीम रनिंग द बिजनेस। 23% बिजनेसेस इस वजह से फेल हो जाते हैं कि उनके पास काम करने वाले 7 जो बंदे हैं ना, वो बंदे ठीक नहीं है, वो सही तरह से काम नहीं करते, उसकी फेलियर का रीजन बनाते हैं। आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपने कहीं बंदे को साथ रखा है, वो फ्रॉड कर रहा है आपके साथ, आप फेल हो गए। आप काम कर रहे हैं, आपका ध्यान इधर उधर हुआ, फ्रॉड हो जाता है। अब एक साहब है वो मेरे साथ अटैच हुए, उन्होंने मुझे कहा कि मेरी टीम बड़ी अच्छी चल रही थी, अब मुझे घर बनाना पड़ गया। जब मैं घर बनाने के लिए उस मसरूफियत में थोड़ा सा इन्वॉल्व हुआ तो पीछे से मेरी टीम ने मेरे साथ धोखा किया, उन्होंने अपना अलग ऑफिस बनाया और भाग गए। अब हम मुझे बताएं, जितनी देर कहता मेरे पास काम करते रहे, रिसोर्सेज मेरे यूज करते रहे, सामान मेरा यूज करते रहे, बिजली मेरी यूज करते रहे, सब कुछ मेरा यूज करते रहे, सेल कहीं और करते रहे। तो जब मैंने जाके उनको पकड़ा तो वो भाग गए। तो फेल होने की रीजन क्या हुई कि लोगों की टीम साथ नहीं है। खैर वो शख्स फेल नहीं हुए, वो बहुत स्ट्रांग थे, वो आगे बढ़ गए। एनीहाउ आगे हम देखते हैं। 19% बिजनेसेस आउट कम्पीटेड, यानी उनके कंपेटिटर उठा के उनको बाहर फेंकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि बड़े कंपेटिटर कौन कौन सी स्ट्रेटजीज लगाते हैं, कितना कितना पैसा लगाते हैं आपको मार्केट से आउट करने के लिए। आपको मजे की बात बताऊं, मैंने बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की ट्रेनिंग कराई हुई है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के पास बकायदा फंड होते हैं आपको बर्बाद करने के लिए। तो जब कोई आपको बर्बाद करने के लिए फंड लगाएगा और आपको इस बात का पता नहीं होगा तो उससे सर्वाइवल कैसे होगा? उससे सर्वाइवल को पहले से समझ के रखना है, सोच के रखना है कि हमने सर्वाइवल लेना कैसे है। आगे डिस्कस करते हैं। 18% बिजनेसेस फेल होते हैं बिकॉज प्राइसिंग एंड कॉस्ट इशू, यानी उनसे कॉस्ट नहीं मैनेज हो रही और उन्हें प्राइस रखनी नहीं आ रही कि हमने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा रखनी है, कम रखनी है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसमें इंशाल्लाह ताला आपको ये सिखाएंगे कि आपने प्राइसिंग और इन चीजों को कैसे रखना है, और इसका एक लेक्चर मैंने 5 मिनट क्लास में भी दिया हुआ है।
17% बिजनेसेस फेल होते हैं क्योंकि पुअर प्रोडक्ट ऑफरिंग, वो जो प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं वो अच्छी नहीं होती। 17% बिजनेसेस फेल होती हैं लैक अ बिजनेस मॉडल, उनका बिजनेस मॉडल नहीं अच्छा होता। कस्टमर कैसे आएगा, आप उसको ग्रैब कैसे करेंगे, आप उसको एडवर्टाइज कैसे करेंगे, उसको मार्केटिंग कैसे करेंगे, उसको री अप्रोच कैसे करेंगे, उसको अपने साथ हमेशा के लिए कैसे रखेंगे, अगर वो प्रोडक्ट नहीं भी ले रहा तो तब भी उसके साथ ताल्लुक कैसे बिल्ड करेंगे। ये सारे काम ना करने की वजह से बिजनेस, वो जो बंदा है वो आपसे दूर चला जाता है। एनी हाउ, आगे हम देखते हैं 14% बिजनेसेस फेल होते हैं पुअर मार्केटिंग से, उनको मार्केटिंग नहीं करनी आती। और यार इसमें जो मार्केटिंग रिसर्च और मार्केटिंग प्लान आपको देने वाला हूं ना, वो इतना बम्बास्टिक है कि इंशाल्लाह ताला आपकी सेल्स और बाकी चीजें बहुत बेहतरीन होने वाली हैं। आगे हम देखते हैं कि 14% बिजनेसेस फेल होते हैं बिकॉज दे इग्नोर देयर कस्टमर, क्योंकि वो अपने कस्टमर को इग्नोर कर देते हैं, और जो कस्टमर को इग्नोर करता है कस्टमर तो 1 मिनट में टांग मार के निकल जाता है। तो ये थी मेरे भाई वो सारी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अल्हम्दुलिल्लाह, जिनमें से ज्यादातर का सोल्यूशन ये कोर्स है। अब आप खुद सोच लें कि इसकी प्राइस कितनी कम है। एनी हाउ, आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं कि हमारी सोल्यूशन क्या है, हमारी कोर्स आउटलाइन क्या है। कोर्स आउटलाइन मतलब कोर्स में हमने पढ़ाना क्या है, यार ये हमारा सोल्यूशन है। ये है वो खूबसूरत बात जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कोर्स का पहला लेक्चर जो होगा, उसका जो पहला टॉपिक है वो आज मैं डिस्कस करूंगा, बाकी नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि ये पेड है। ये जो पहला टॉपिक है ना, ये मैं आज डिस्कस करूंगा, जिसका मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास 5, 10, 15 बिजनेस आइडियाज हैं, उसमें से बेस्ट बिजनेस आइडिया कैसे उठाना है, वो जो कि आपको सूट करता है कैसे उठाना है, वो जो कि आप कर सकते हो कैसे उठाना है, बगैर किसी को पूछे, सिर्फ अपनी जात से पूछ के, सिर्फ एक फॉर्म फिल करके आपने ये डिसीजन कैसे लेना है, ये मैंने आपको आज इस लेक्चर के आखिर में बताना है। अब आगे डिस्कस करते हैं। अंडरस्टैंड द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड हाउ एंड वेयर टू इंप्रूव देम। हमारा जो पहला टॉपिक होगा ना, यानी सैटरडे संडे को जो क्लास होनी है, उसमें से जो सैटरडे को पहली क्लास होनी है, उसके अंदर हमने डिस्कस करना है कि एक बिजनेस को करने के लिए कौन सी स्किल्स की जरूरत होती है, और हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सी स्किल्स हमारे बिजनेस के लिए जरूरी हैं, और हमें कैसे पता लगेगा कि क्या वो स्किल्स हमारे अंदर हैं या नहीं है। इसके लिए ये पूरी चीजों को पढ़ना, सही तरह से समझना, और जैसे मैं इसको आपको अप्लाई करवाऊंगा वैसे इसको अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम बात करते हैं पहली चीज के बारे में, वो है वर्कशीट बिजनेस सिलेक्शन प्रोसेस, यानी ऐसी वर्कशीट जिसको देख के आप बिजनेस को सिलेक्ट करने का प्रोसेस समझ सकें। दोबारा बता रहा हूं, वर्कशीट बिजनेस सिलेक्शन प्रोसेस, एक ऐसा डॉक्यूमेंट मैं आपको दूंगा, एक ऐसा पेज मैं आपको दूंगा जो मैं आज आपको दिखाऊंगा भी, जिसके अंदर सिर्फ आपने लिखना है कि मेरा ये आइडिया है, मेरा फलान आइडिया, मेरा फलान आइडिया, मेरा फलान आइडिया, मेरा फलान आइडिया, और कुछ काम मैं आपको करने के लिए कहूंगा और वो समझाऊंगा, वो आपने उसके ऊपर करना है और समझना है, तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे कौन सा बिजनेस आपने सिलेक्ट करना है। अब आगे बढ़ते हैं। दिस वर्कशीट विल हेल्प यू टू चूज द बिजनेस दैट इज राइट फॉर यू। ये वर्कशीट आपकी मदद करेगी सही बिजनेस चूज करने में, सही बिजनेस का, सही कारोबार का फैसला लेने में। आगे बढ़ते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू टेक द टाइम टू एवेल्युएट ऑल एस्पेक्ट्स वेरी डीपली। ये बड़ा जरूरी है कि आप उसके सारे पॉइंट्स को बड़ी तसल्ली से सोच समझ के पढ़े और फिर आगे चले। इसके बाद अगला क्या होगा, वर्कशीट स्टार्टअप कॉस्ट, यानी एक बिजनेस को शुरू करने की कॉस्ट कितनी है उसकी एक वर्कशीट, उसमें कौन कौन सी चीजें डालनी है, वर्कशीट, आइटम्स लिखी होंगी, आपने उसकी प्राइस अपने बिजनेस के मुताबिक उठा उठा के लगाना शुरू कर देनी। कुछ आइटम्स ऐसी होंगी जो आपकी जरूरत की होंगी, कुछ होंगी जरूरत की नहीं होंगी। जो जरूरत की नहीं होंगी वो मैं और आप डिस्कस करके बीच में से निकाल देंगे, जो जरूरत की होंगी हम रखेंगे, और हमें देखेंगे कि कितनी कॉस्ट हमारी लगेगी बिजनेस को चलाने के लिए। चेकलिस्ट स्टार्टअप कॉस्ट, यानी एक स्टार्टअप को, एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत है जो हमारे पास होनी चाहिए, उसकी चेकलिस्ट प्रोवाइड करूंगा। वर्कशीट सेल्फ असेसमेंट, यानी आपकी और आपके बिजनेस की असेसमेंट हमने करनी है। ऐसी वर्कशीट है जिसमें बिजनेस का भी पता लगेगा, आपका भी पता लगेगा। चेकलिस्ट स्टार्टअप, ये चेकलिस्ट स्टार्टअप हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। वर्क शीट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, आपकी ताकतें क्या हैं, आपकी एबिलिटीज क्या है, आप काम कैसे करते हैं, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस है। अब बड़े से लोग कहेंगे यार स्वॉट एनालिसिस का मुझे पता है। हाँ यार वो पता है, आप अप्लाई कर लो, अच्छी बात है। अगर पता भी है ना, हमने जैसे इसको अप्लाई करना है वो एक स्पेशल तरीका है, इंशाल्लाह हम उसको करेंगे जो लोग भी हमारा कोर्स लेंगे।
ये सारी की सारी जो शीट्स है ना, ये मैं आपको एक छोटे से शॉर्ट बुक की सूरत में दूंगा, जिसको आप प्रिंट कर सकते हैं अपने पास, और मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा, आपने वो करनी है, और फिर हम उसमें से एवेल्युएट करेंगे कि कैसे हमने इसमें से चीज निकालनी है। ये है हमारा सेशन 1। सिर्फ मैंने अभी आपके साथ सेशन 1 डिस्कस किया। अब आगे डिस्कस करते हैं सेशन 2। तो सेशन 2 में इससे भी जबरदस्त चीजें आ रही हैं। सेशन 2 में आ रहा है कि हम देखेंगे कि हमारे बिजनेस की स्ट्रेटेजी क्या होगी और हमारे बिजनेस की डायरेक्शन क्या है। हमने आज कहां पे होना है, साल बाद कहां पे होना है, 3 साल बाद कहां पे होना है, 5 साल बाद कहां पे होना है, 10 साल बाद कहां पे होना है। इसको माइलस्टोन्स कहते हैं, इसको पहले डिफाइन करना है। फिर उससे अगली क्लास जब होगी, ये पिछली पहली थी, अब ये जो मैंने बताई है दूसरी है। इसके नीचे काफी चीजें हैं, वो मैंने यहां डिस्कस नहीं करनी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। रिफाइन एंड इंश्योर द वायबिलिटी ऑफ योर प्रोडक्ट, यानी आपकी प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट के लिए ठीक है या नहीं, और क्या आप मार्केट के लिए ठीक है या नहीं। शुरू में हमने देखा ना 42% प्रॉब्लम क्या है, आपकी प्रोडक्ट ही लोग लेना नहीं चाहते, और अगर लेना चाहते हैं तो आपसे लेना नहीं चाहते। तो ये है वो लेक्चर जिसके अंदर हमने ये चीज देखनी है कि क्या हमारी मार्केट है, वो प्रोडक्ट लेना चाहती है, और अगर लेना चाहती है तो हमसे लेना चाहती है या किसी और से लेना चाहती है। एनी हाउ, क्रिएट कंप्रीहेंसिव मार्केटिंग प्लान। आ गया मार्केटिंग प्लान जनाब। वो 14% जो हमने कहा था कि लोगों का प्रॉब्लम है कि उनको मार्केटिंग नहीं करनी आती, तो एक ऐसा कंप्रीहेंसिव डिटेल मार्केटिंग प्लान जिससे मैंने अपनी जिंदगी में क्या फायदा उठाया ये भी डिस्कस करूंगा, और आप उससे कैसे फायदा उठा सकते हैं ये भी, और आपको सैंपल और एग्जाम्पल और केस स्टडी के थ्रू समझाऊंगा इंशाल्लाह ताला। आगे डिस्कस करते हैं। अंडरस्टैंड एंड डील विद द लीगल इश्यूज। हाय 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 यार, इसके अंदर प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी आपने पेटेंट कराना है, आपने कॉपीराइट्स कराने हैं, आपने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराने, वकील के पास जाओगे ना, वो 50,000 रुपया मांगेगा। आपको तरीका, कागजी कार्रवाई, कागजात उर्दू में लिखे हुए, इंग्लिश में लिखे हुए, सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा, और वो प्रोसेस सारे का सारा 3,500 में आप कर सकते हैं। तो जो काम आप कर सकते हैं उसकी 50,000 देने की वैल्यू क्या है। मैं अक्सर लोगों को ये बता रहा था कि इस कोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत से लोग इसको समझ नहीं पा रहे। इंशाल्लाह जिन्होंने कोर्स लिया है वो समझेंगे। हमारा पहले बैच ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका हुआ है, आप भी रजिस्ट्रेशन के लिए तैयारी करें। एनी हाउ, आगे देखते हैं जी। अंडरस्टैंड बिजनेस फाइनेंस एंड मीन ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, यानी हम समझते हैं कि पैसा कैसे मैनेज करना है। पैसे में हम जब गलत पैसा मैनेज करते हैं तो हमें नुकसान होता है, और हमारा बिजनेस के पास पैसा खत्म हो जाता है और हमारा बिजनेस फेल हो जाता है। याद है हमने एक लिखी थी प्रॉब्लम कि कई बिजनेसेस फेल होने की वजह यह है कि उनके पास पैसा खत्म हो जाता है। तो यहां मैंने ये बताना है कि हमने पैसे को, बिजनेस वाले पैसे को कैसे कैलकुलेट करना है। ये ऐसे नहीं है कि जेब में 10,000 है तो आपकी कैलकुलेशन ठीक हो जाएगी, नहीं। ये मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, और मेरे उस्ताद जिन्होंने मुझे ये सिखाया, मैंने उनसे कल ही रिक्वेस्ट किया, मैं कहा सर मैंने क्लास एक अरेंज किया इंटरनेशनल, तो उसमें कुछ बाहर से भी लोग हैं, कुछ पाकिस्तान के लोग हैं, तो आपने ये वाला सेक्शन ना आपने पढ़ाना है, और मैं भी एज स्टूडेंट आपके साथ बैठूंगा। तो उसमें होगा ये कि जैसे मेरी यहाँ पर आ रही है ना छोटी सी, वो हमें पढ़ा रहे होंगे, तो दूसरी उनकी भी आ रही होगी वीडियो, और इंशाल्लाह हम उनसे भी सीखेंगे कि इसके अंदर क्या पॉइंट होते हैं। फिर कंप्रीहेंसिव बिजनेस प्लान, यार ये वो बिजनेस प्लान है इंशाल्लाह। ये सारे काम करने के बाद जिसने मेहनत से ये बिजनेस प्लान बना लिया ना, मैं शर्त लगा के कहता हूं दिनों में वो किसी भी तरह से किसी भी इन्वेस्टर से पैसा निकलवा सकता है। क्यों? क्योंकि 28 सफों का है ये बिजनेस प्लान। ये एवं नहीं बन जाना, इसके ऊपर बहुत मेहनत होनी है, लेकिन जब ये बन जाएगा ना तो आप खुद सीना ठोक के कहेंगे कि यार मुझे इससे पहले बिजनेस की अलिफ बे नहीं आती थी, तो मैं कहता था बिजनेस करना है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बिजनेस की कमांड है, मैं कर सकता हूं। ये नहीं है कि आप कामयाब हो जाएंगे, ये नहीं है कि आपको मुश्किलें नहीं आएंगी, सब कुछ आएंगी, लेकिन हम मिल के लड़ेंगे। 20 लोग हैं मेरे इस ग्रुप में जिन्होंने पेड कर दिया हुआ, यानी 18 ने पेड कर दिया हुआ है, 2 रह गए। वो इंशाल्लाह ताला उन्होंने भी पे कर देना, ये वाला बैच कंप्लीट हो जाना इंशाल्लाह। अगर आप आएंगे तो आपको अगले में लेके जाऊंगा। तो मेरे एक बताने का मकसद ये था कि ये 20 लोगों ने एक मुट्ठी बन के काम करना है, और फिर मैंने 1000 लोगों को ट्रेनिंग दी। 1000 बिजनेसमैन मेरे साथ लिंक में है, मैंने उनको इनके साथ रिलेट करना है। फिर मेरी पावर स्क्वाड टीम है जिसमें 100 बंदा है, जिसमें 10 बंदे लीडर के तौर पर नीचे बंदों को सिखा रहे हैं अपने बिजनेस एक्सपीरियंस से, और उनमें से कई बंदे भी इस कोर्स को ले रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला इन सब के साथ जब आपका ताल्लुक बनेगा ना, तो आपको समझ में आएगी, क्योंकि मैं कहता हूँ योर नेटवर्थ इज योर नेटवर्क। आपकी जो टोटल वर्थ है ना, जो आपकी वैल्यू है, जो आपकी कदर है, वो ये है कि आपका ताल्लुक कितना है। जितना बड़ा ताल्लुक उतनी बड़ी कदर। तो आप क्यों नहीं मेरे ताल्लुक का इस्तेमाल करते जब मैं कहता हूं कि आप करें। आप आए, मिलें और हम करें। तो ये थे भाई वो प्रॉब्लम के सोल्यूशन जो हमने इंशाल्लाह देने हैं। आगे डिस्कस करते हैं। तो अब आ जाती है हमारी प्रैक्टिकल एग्जांपल। लो जी, गल्लां बहुत हो गई,
40 मिनट ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ देखते हैं ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ कि वो जो मैं आपको कह रहा था ना शुरू से कि मैं आपको दूंगा दूंगा दूंगा, आज हम उस लिस्ट की बात करते हैं। तो आप 2 मिनट रुकिए, मैं आपको उस लिस्ट तक लेकर जाता हूँ। 2 मिनट रुकिए प्लीज। जी मेरे भाई, अब आप लोग आगे हैं उस लिस्ट के ऊपर जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। और ये हम जरा इसको बड़ा कर दें ताकि आप सब लोगों को ये लिस्ट नजर आना शुरू हो जाए। अच्छा जी, अब ये है कि मैं थोड़ी देर के लिए अपनी स्क्रीन को ऑफ करूंगा और इस स्क्रीन को मैं फुल करूंगा, क्योंकि ये सबसे पते की बात है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सुनने के बाद आपको पता लगना है कि ये पूरे कोर्स के अंदर क्या बला चीजें होनी चाहिए, और ये इस कोर्स का 1% नॉलेज है जो दे रहा हूँ। इसके बाद इससे ज्यादा चीजें हैं, और आपको बताऊं इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, हम इसमें डिस्कस ये करने वाले हैं कि अगर आपके 5, 10, 15, 20 आइडियाज भी है ना, तो उनमें से बेस्ट आइडिया कौन सा है जो आपके लिए बेहतर है, बेस्ट आइडिया कौन सा है जिसके लिए आप बेहतर हैं, और आप उसको चूज कैसे कर सकते हैं अपनी मर्जी से। आपको पास लोगों को पास जाने की जरूरत नहीं है, आप मिनट में जाके उसको चूज कर सकते हैं। ये शीट आपको मैं दूंगा इंशाल्लाह ताला। इसमें अभी जो लोग फ्री ले रहे हैं उनको तो ऐसे ही मिल जाएगी। इस तरह की कई शीटें हैं जिन पर सिर्फ हम डाटा पुट करना है, रिजल्ट आपके सामने इंशाल्लाह ताला। तो अब मैं क्या करने लगा हूं जनाब, मैं स्क्रीन को सिर्फ इस शीट को देने लगा हूं ताकि आप तसल्ली से इसको सुन सकें, मेरी आवाज आपके पास आती रहेगी। तो हम बात करते हैं इस शीट के बारे में। लें जी, सबसे पहले पानी पी लूं जरा, मैं काफी मेहनत कर ली। जी, सबसे पहले आपके सामने ये शीट नजर आ रही है, इसके ऊपर लिखा हुआ है बिजनेस सिलेक्शन वर्कशीट। इसका मतलब होता है कि हमने बिजनेस को सिलेक्ट करना है। द फॉलोइंग वर्कशीट विल हेल्प यू टू चूज द बिजनेस। ये वर्कशीट आपकी मदद करेगी कि आप अपना बिजनेस चूज कर सकें। यानी जो बातें मैंने आपको उर्दू में बताई है ना, वही यहाँ इंग्लिश में लिखी है। दैट्स राइट फॉर यू। ऐसा बिजनेस चूज आपके लिए करेंगी जो आपके लिए ठीक है। इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू टेक टाइम टू एवेल्युएट ऑल एस्पेक्ट वेरी डीपली। ये बड़ा जरूरी है कि आप टाइम लें। आज ही इसको फिल नहीं कर लेना, तसल्ली से सुनना है, समझना है, पढ़ना है, देखना है और फिर इसको फिल करना है। तो फर्स्ट, सबसे पहला काम हमने क्या करना है, लिस्ट द बिजनेस आइडियाज यू आर कंसिडरिंग बाय ऑर्डर ऑफ इंटरेस्ट। यानी आपका जो इंटरेस्ट है उसमें कौन कौन से आपके दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं, उनकी एक लिस्ट बना लें। ठीक है। इन द टॉप लेफ्ट हैंड ब्लैक स्पेस पुट द आइडियाज। अब आगे क्या है, इसको इंग्लिश में पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं उर्दू में बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है मेरे भाई, आपने आइडियाज की एक लिस्ट बना लेनी है। ठीक है जी, मुझे मेरा ख्याल है आना पड़ेगा, आपकी आंखों में आंखें डाल के आना पड़ेगा आपके साथ सामने, ताकि मैं आपके साथ बात भी करता रहूं और दूसरी चीजें भी होती रहे, हम ये पढ़ते भी रहे। मेरा ख्याल है आपको नजर आ रहा होगा। अगर आपको नजर आ रहा है तो आप जो है वो कमेंट्स में हमें कोई मैसेजेस दे सकते हैं, जिसकी वजह से हमें पता लग जाए कि आपको चीजें नजर आ रही हैं। एनी हाउ, हम शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आपने क्या करना है जनाब, सबसे पहले इस वर्कशीट को आपने नीचे ले जाना है और ये चीज आपके सामने शो होगी। ये चीज यहां पर आपके सामने सबसे पहले आएगा कि बिजनेस आइडियाज। आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 है, 20 है, 50 है, सारे यहां पे लिख दें कि आपके कितने बिजनेस आइडियाज हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूं, सबसे पहले आपके दिमाग में जो आता है ना आइडिया, आप कहते हैं मैं मोबाइल एसेसरी का काम करना चाहता हूं। ठीक हो गया जी, ये पहला आपके दिमाग में आइडिया, आपने कहा मैं मोबाइल एक्सेसरीज का काम करना चाहता हूं। दूसरा आपके दिमाग में आइडिया आता है कि मैं प्रॉपर्टी का काम करना चाहता हूं। तीसरा आपके दिमाग में आता है कि मैं बर्गर शॉप। चौथा आपके दिमाग में आइडिया आता है कि मैं क्लोथिंग ऑनलाइन क्लोथ सेलिंग करना चाहता हूँ। नहीं, हमने मुख्तलिफ लिख लिया। आपके दिमाग में 10 आते हैं, 20 आते हैं, 30 आते हैं, जितने आते हैं वो यहां पे आपने लिख देने, 1 बाय 1 करके लिख देने। अब अगला काम क्या होगा, ये पहला काम है। अगला काम ये होगा कि आपने इसके ऊपर लिखना है कि योर नॉलेज, इसके बारे में आपका नॉलेज कितना है। यहां पे आपने नंबर देना है 0 से लेके 3 तक। यहां तो आपने कहना है कि मेरा 0 नॉलेज है,
यहां आपने कहना है मेरा 1 है, 2 है, 3 है। अब ये 0 1 2 3 का मतलब क्या है? तो सबसे पहले जाके हम नॉलेज को पढ़ते हैं कि नॉलेज किस चीज का, और फिर उसके बाद हम यहां पर नंबर लगाते हैं। तो आपने यहां से थोड़ा सा ऊपर चले जाना। अब हम मोबाइल एसेसरीज के बारे में देखने वाले हैं कि नॉलेज को हम 0 से 3 में कौन सी रेटिंग देंगे। हमने थोड़ा सा ऊपर चले जाना है और यहां पर लिखा होगा ऊपर आपके सामने, ये आ गया जी, योर नॉलेज ऑफ बिजनेस। अब देखिए वो जो नीचे पॉइंट लिखे ना, उनको मैंने यहां पर डिफाइन किया हुआ है ताकि आप आसानी से उसको समझ सकें। हाउ मच डू यू नो अबाउट द एरिया, यानी इस बिजनेस के बारे में आप कितना जानते हैं। विल यू हैव टू स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम एंड मनी टीचिंग योर सेल्फ द बिजनेस, क्या आपको ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा इस बिजनेस को सीखने के लिए, पैसा भी लगाना पड़ेगा और टाइम भी लगाना पड़ेगा ये सीखने के लिए। तो अगर आपको मोबाइल एसेसरीज के बारे में कुछ नहीं पता तो पैसा लगाना पड़ेगा, टाइम भी लगाना पड़ेगा, तो फिर हम उसके मुताबिक जवाब देंगे। और अगर आपने उसका काम किया हुआ है तो फिर उसके मुताबिक देंगे, और अगर आपने उससे ज्यादा एक्सपीरियंस रखा तो उसके मुताबिक जवाब देंगे। आगे देखते हैं। विल यू हैव टू टेक ऑन अ पार्टनर बिकॉज यू डोंट नो द बिजनेस वेरी, यानी आप अपने साथ किसी पार्टनर को मिलाना चाहते हैं जो पहले से इस चीज का काम करता हो, क्योंकि आप इस बिजनेस को सही तरह से नहीं जानते। लो जी, ये होता है योर नॉलेज। अगर आप, ये सारा उर्दू में भी मिलेगा, ये सारा डाटा आपको उर्दू में भी मिलेगा ताकि आप आसानी से इसको समझ रहे हैं। ये ना हो कि आप कहें दिल साहब ने इंग्लिश दी उर्दू करती सी, मैं किस तरह उर्दू च करा, तो ये आपको इंशाल्लाह उर्दू में भी मिलेगा। तो यहां रेटिंग आपने देनी है 0 1 2 3। अब रेटिंग कैसे देनी है, आपने सबसे पहले समझना है नो नॉलेज ऑफ द बिजनेस। मेरे पास मोबाइल एसेसरी का कोई नॉलेज नहीं है, तो आपने क्या लिख देना है, 0। दूसरी ऑप्शन है सम इनडायरेक्ट नॉलेज ऑफ द बिजनेस, यानी थोड़ा सा नॉलेज है एसेसरीज का। मेरे दोस्त की एक दुकान थी, कभी कभी वहां जाता था, पता है कौन कौन सी एसेसरीज वो रखता है, कैसे कैसे वो बेचता है, इतना सा मुझे पता है। तो आपने क्या देना है, 1, यानी उस बिजनेस के आगे योर नॉलेज में आपने 1 लिख देना है, क्योंकि कभी कभी आप बैठते थे। लिमिटेड नॉलेज, यानी आपने किसी के पास थोड़े बहुत काम किया हुआ है, उठे बैठे हैं, आपके पास लिमिटेड नॉलेज है, आप नौकरी करते रहे हैं, कोई 2 महीने 3 महीने आपने नौकरी की है, 6 महीने आपने नौकरी किया, आपके पास लिमिटेड नॉलेज है कि यार ये बेचते कैसे हैं, कैसी का नाम क्या है, चीजों का नाम क्या है, इसकी वैरायटी का नाम क्या है, हैंड फ्री का नाम क्या है, मोबाइल के मॉडल का नाम क्या है, मुझे इतना का पता है। वर्किंग नॉलेज, वर्किंग नॉलेज हो गया कि आप माल लेने भी जाते थे, माल को बेचते भी थे, कस्टमर के साथ भी ताल्लुक था, गल्ले को भी समझते थे। ये है वर्किंग नॉलेज। माल कहां से लेना है, कहां रखना है, कैसे बेचना है, जो बच गया उसका क्या करना है, गल्ला कैसे मैनेज करना है, प्रॉफिट कैसे निकालना है, इसे कहते हैं वर्किंग नॉलेज। लिटिल नॉलेज तो मुझे थोड़ा पता है, मैंने काम किया हुआ है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, यहां पर आकर चारों बिजनेसेस के मुताबिक, अपने नॉलेज के मुताबिक यहां पे लिख देना है कि इसका मेरे पास 0 है, प्रॉपर्टी का भी मेरे पास 0 है, बर्गर वाली शॉप मेरे दोस्त की थी, मैं उसके साथ बैठता रहा था, तो मुझे इसका 1 है, और क्लॉथिंग वाले बिजनेस के साथ तो मैंने काम किया है और मैं वहां पर जॉब करता रहा हूं, तो मेरा नॉलेज यहां पर 2 है। ले जी, ये हमने कैटेगरी कर दी। अब हो सकता है कि यहां पर एक और बिजनेस हो जिसका नॉलेज आपका 3 हो, ठीक है, इसमें से कोई बिजनेस हो सकता है प्रॉपर्टी या मोबाइल एसेसरी लगा ले, मोबाइल एसेसरी का आपका वर्किंग नॉलेज हो, 3 हो, तो आपने अपनी कैटेगरी लिख देनी। अब कैटेगरी कहां पे है, ये ऊपर लिखा हुआ है योर नॉलेज, योर नॉलेज अबाउट बिजनेस। इसको समझ के, ये उर्दू में भी मैं आपको दूंगा, आपने यहां पर अपनी कैटेगरी लगा देनी। लग गई जी कैटेगरी। अब दूसरी आ गई हमारे पास योर एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस और नॉलेज दोनों चीजें मिलती जुलती हैं और इसका थोड़ा सा फर्क मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये था नॉलेज, हमने ऊपर जो किया है। अब नीचे आ गया एक्सपीरियंस। इन सम केस यू मे हैव लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट बट नॉट मच एक्सपीरियंस। हैव यू एवर वर्क इन दिस टाइप ऑफ वर्किंग बिफोर, टू व्हाट एक्सटेंड इट विल बी। आपको चीजों का पता होता है लेकिन आपने उस जगह पे नौकरी नहीं की होती, आपने उस बिजनेस को के अंदर जॉब लंबे अरसे तक नहीं की होती। अगर यहां पर आपने कभी भी जॉब नहीं की तो आपका 0 आ जाएगा। अगर आपने किया इनडायरेक्ट जॉब किसी दोस्त के साथ तो यहां पर 1 आ जाएगा। लिमिटेड एक्सपीरियंस को आप काउंट करेंगे 2 साल से 3 साल के दरमियान, ये लिमिटेड एक्सपीरियंस आएगा। 3 साल से 5 साल के दरमियान, यहां उर्दू में भी मैं आगे लिख दूंगा, इंग्लिश में भी लिख दूंगा, वो फेमिलियर विद द बिजनेस, यानी कि आप 3 काउंट करेंगे। अब जैसे कि हम यहां पर पहले कर चुके हैं, यहां पर भी हम 3 लिख देते हैं। ये थोड़ी सी रेलिवेंट है। एक्सपीरियंस के अंदर प्रैक्टिकली काम करना ज्यादा है, नॉलेज के अंदर इल्म रखना,
उस बारे में। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एमबीए बिजनेस को पढ़े होते हैं, उन्होंने बिजनेस किया नहीं होता। तो पढ़े होने मतलब नॉलेज, करना मतलब एक्सपीरियंस। ठीक हो गया जी। यहां पर हम इसको फिर दे देते हैं कि हमें हमें प्रॉपर्टी के बारे में 1 आ जाता है, यहां पे भी हम 1 कर देते हैं, यहां पर हम 2 कर देते हैं। ले जी, ये हमने यहां पर दूसरी कैटेगरी दे दी। अब तीसरी आ गई हमारे पास, योर स्किल्स अबाउट द बिजनेस। अच्छा जी, अब कुछ काम होते हैं जिनके अंदर आपको टेक्निकल स्किल्स चाहिए होती हैं। इग्नोर फॉर नाउ दो स्किल्स दैट माइट बी कॉमन टू ईच ऑफ द बिजनेस। जितनी भी स्किल्स हर बिजनेस को करने के लिए रिक्वायर है, उसको इग्नोर कर दे, उसको आप बीच में मत डालें। इसमें कौन सी स्किल्स डालनी, एंड ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन द स्किल्स दैट यूनिक टू दैट स्पेसिफिक आइडिया। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू पोजेस दो स्किल्स। फॉर एग्जांपल हम यहां पर आते हैं, प्रॉपर्टी के बिजनेस में टेक्निकल काम पता क्या है? प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को समझना, प्रॉपर्टी की डीड्स को लिखना और वकीलों के साथ पैचअप करना, चीजों को समझना, सेल करना। अब कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी प्लस कंस्ट्रक्शन अगर हम कर लेते हैं तो कंस्ट्रक्शन में स्किल्स, घर बनाना, नींव में कितनी मिट्टी डलेगी, कैसे काम होगा, नींव कैसे बनाई जाएंगी, कितने में कितने की दीवार होती है, कितने सीमेंट में कौन कौन सा मसाला कैसे कैसे करके लगाते हैं, ये सब है स्किल्स। ये स्किल्स के बारे में आपको पता है कि नहीं पता? और अगर पता है तो उसके मुताबिक लिख देना है, अगर नहीं पता तो उसके मुताबिक लिख देना है। हम यहां पर इसकी कैटेगरी को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। नो स्किल 0, लिमिटेड स्किल 1, सम स्किल 2 और एक्सटेंसिव स्किल, बेतहाशा स्किल 3। तो हम यहां पर फिर दोबारा अपनी कैटेगरी यहां पर डिफाइन कर देते हैं कि मेरे पास जो स्किल्स हैं वो कितनी कितनी मेरे पास आ रही हैं। अब आगे आ जाते हैं ईज ऑफ एंट्री। यार ये बहुत जरूरी पॉइंट है, बहुत जरूरी पॉइंट है। अभी वो थकिएगा ना, बोर ना होइएगा। अच्छा, अब आ गया हमारे पास योर स्किल के बाद ईज ऑफ एंट्री। ईज ऑफ एंट्री और ईज ऑफ एग्जिट, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरे बिजनेसेस में कभी एंट्री बैरियर होते हैं, कभी एग्जिट बैरियर होते हैं। एंट्री बैरियर वो बैरियर होते हैं जिसमें जब आप किसी बिजनेस में दाखिल होते हैं ना, तो दाखिल होने के चैलेंजेस क्या है। जैसे कि आप चाहते हैं कि आप फ्रीलांसर बन जाए, तो उसमें दाखिल होने का चैलेंज सबसे पहले यह है कि उस बिजनेस को सीखना पड़ेगा। फिर चैलेंज ये है कि जब आप ऑनलाइन स्टोर्स पर जाएंगे, आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर जाएंगे, तो वहां पर जाकर जो बेतहाशा एक्सपीरियंस लोग हैं उनका सामना करना। अब एक और ईज ऑफ एंट्री में कहता हूं, आप चाहते हो बेवरेजेस के बिजनेस में एंटर होना, यानी आप बोतलें बनाने वाली कंपनी खोलना चाहते हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है वो खोलना चाहते हैं, तो उसमें ईज ऑफ एंट्री नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़े कंपेटिटर बैठे हैं और जो नया बिजनेस लेके एंटर होता है ना, वो पैसा लगा के उसको बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। ऐसा बहुत दफा हुआ पाकिस्तान में, इसकी बहुत सारी एग्जांपल है जो इस कोर्स में हम डिस्कस करेंगे। एक को मैं शेयर कर देता हूं कि गवर्नमेंट जब पाकिस्तान में लॉन्च हुई थी ना, तो पेप्सी कोक ने ठीक ठाक मेहनत की थी कि इसको किसी तरह से मार्केट में आउट किया जाए। वो बेसिकली जाते थे और स्पेसिफिकली जाके दुकानदार से कहते थे कि हमारी कोक की जो फ्रिज है उसमें तुम गवर्नमेंट नहीं रखोगे। और आपने देखा होगा शुरू शुरू में जब गवर्नमेंट आई थी ना, तो वो पेंचरों वाले ने गवर्नमेंट रखी हुई है कितने सारे, एक खाली दुकान है उसमें गवर्नमेंट रखी हुई। आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर की डिमांड आना शुरू हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ना शुरू हुई। तो ईज ऑफ एंट्री को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई बिजनेस ऐसे जिसके लिए पैसा बहुत ज्यादा रिक्वायर है, कि बहुत पैसा आएगा तो आप एंटर होंगे। कई बिजनेस एफएमसीजी ऐसे हैं जिसमें उधार लगाना पड़ता है मार्केट के नीचे। मतलब आप एफएमसीजी का मतलब वो प्रोडक्ट जो कि रिटेलर स्टोर पर रखी जाती है। अब आप कहते हो आप दालों का कारोबार करते हो, आप अंडे बेचना चाहते हो। अब अंडे बेचने के बिजनेस में ईज नहीं है। क्या ईज नहीं है? उसके अंदर एंटर होने के लिए आपको मार्केट में दुकानदारों के साथ उधार लगाना पड़ेगा। यानी वो कहेंगे कि 10 ट्रे छड़ दो, अब बिक जाएंगी तो पैसे दे देंगे। अब वो बिक जाती हैं, पैसे लेने जाते हो तो वो कहता है यार अगली दफा ले लेना। और अगर आप जिद करते हो तो वो कहता है ठीक है तू चले जा, मैं किसी और को ले लेना। यानी ईज ऑफ एंट्री होनी चाहिए बिजनेस के अंदर। आप आसानी से एंटर हो सकते हैं, थोड़े पैसे से एंटर हो सकते हैं, थोड़े नॉलेज से एंटर हो सकते हैं, थोड़ी वर्किंग से नॉलेज एंटर हो सकते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है क्राउडेड फील्ड, वेरी डिफिकल्ट टू एंटर, तो आपने इसको 0 देना। आपने कैटेगरी पढ़ने के बाद देना है। यानी फील्ड में बेतहाशा सेलर है, इतना सेलर है कि वक्त पे आ गया। यानी कि आज आप एक नया मार्केट प्लेस खोलना चाहते हैं तो बड़ा मुश्किल है। मार्केट प्लेस क्या होता है? जहां लार्ज नंबर ऑफ बायर और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एक जगह पर बैठे हों और इंटरनेट की प्लेस वो, जैसे कि हमारे दराज.पी।
तो आप Drash.pk जैसी साइट खोलने के लिए बड़ा मुश्किल है, आपको बहुत सारा पैसा दरकार है, वो एंट्री बैरियर है। लिमिटेड एंट्री अवेलेबल, थोड़ा थोड़ी एंट्री अवेलेबल हो सकती है तो 1 दे दें। मिक्स ऑफ लार्ज एंड स्मॉल कंपेटिटर, छोटे कंपेटिटर भी हैं बड़े भी हैं तो 2 दे दें। virtually unrestricted entry for any size of business, किसी किस्म का भी बिजनेस आ सकता है, छोटा भी आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है, इतनी को मुश्किल नहीं है। तो इसके मुताबिक आपने आगे यहां पर नंबर दे देना है कि आपका क्या नंबर आ रहा है। यहाँ पे हम कह देते हैं 2 आ रहा है। प्रॉपर्टी का बिजनेस में हम कह देते हैं कि हमारा 0 आ रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन है, यहाँ आपको बहुत ज्यादा समझना पड़ेगा। 1 आ रहा है, यहाँ पर हम कह देते हैं फिर 2 आ रहा है, यहाँ पे भी हम कह देते हैं कि क्लोथिंग में 3, क्योंकि क्लोथिंग में आप कपड़ा लो, इंटरनेट पे जाओ, पोस्ट लगाओ, बेचना शुरू कर दो तो आप इजीली इंटर हो सकते हैं। तो हमने 3 लगा दिया। अब आगे मेरे भाई यूनिकनेस की बात। यूनिकनेस होती है कि ऐसा तरीकेकार, प्रोडक्ट आप भी वही बेच रहे हैं, दूसरा भी वही बेच रहा है, आपका बेचने का तरीकेकार यूनिक है। यूनिकनेस का मतलब कि आप भी प्रोडक्ट वही बेच रहे हैं, वो भी बेच रहे हैं, आप अपनी प्रोडक्ट की पैकेजिंग बहुत खूबसूरत कर देते हैं। यूनिकनेस होती है आप भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपका कंपेटिटर भी बेच रहा है, आपका कस्टमर के साथ रिलेशनशिप ऐसा है कि हर दफा प्रोडक्ट बेच के आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देते हैं। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा कि पाकिस्तान में बेतहाशा फैसलाबाद में कॉलेजेस थे, लेकिन जब सुपीरियर कॉलेज पाकिस्तान में फैसलाबाद में लॉन्च हुआ ना, तो वहां पर पंजाब कॉलेज छाया पड़ा हुआ था। तो सुपीरियर कॉलेज पंजाब कॉलेज का मुकाबला करना चाहता था, तो उसने बसें लॉन्च कर दी। उसने कहा लोगों को घरों से लेंगे, घर छोड़ के आएंगे। अब उस वक्त फैसलाबाद में पहली दफा किसी कॉलेज ने बसेस लॉन्च की और उन्होंने धड़ाधड़ एडमिशन भरे। ये क्या थी? यूनिकनेस। अब ये एक ऐसी यूनिकनेस थी जो जल्दी कॉपी होगी, कुछ ऐसी यूनिकनेस होती है जो कॉपी नहीं हो सकती। तो ये बात की बात है, बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यूनिकनेस समझा रहा हूं आपको। अब यूनिकनेस के अंदर हमारा क्या है? योर प्रोडक्ट और सर्विस वाइडली अवेलेबल, यानी आपकी प्रोडक्ट सर्विस वाइडली, अ फ्यू टू सेवरल अदर ऑफरिंग योर प्रोडक्ट, कुछ और लोग भी आपकी प्रोडक्ट को ऑफर कर रहे हैं। ओनली 1 और 2 अदर, सिर्फ 1-2 ऐसे हैं जो जिस तरह की आप प्रोडक्ट, जो तरीका आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कर रहे हैं। नो अदर प्रोवाइडिंग योर प्रोडक्ट, ऐसी प्रोडक्ट आप दे रहे हैं कि कोई और उसको प्रोवाइड ही नहीं कर रहा। ये तो होगी यूनिकनेस ना, कि नवी टेक्नोलॉजी देती थी। जिस तरह शुरू में एम्स होते थे तो जीएसएम आया था तो नई टेक्नोलॉजी आ गई थी। नई टेक्नोलॉजी से भी यूनिकनेस हो सकती है, फुल क्रिएटिविटी से भी यूनिकनेस हो सकती है। लेकिन हम चूंकि छोटे बिजनेसेस की बात कर रहे हैं तो ज्यादा क्रिएटिविटी की बात नहीं करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि प्रोडक्ट वो भी बेच रहा है, आप भी बेच रहे हैं, आपने कोई नई चीज मुतारफ करा दी, दैट इज कॉल्ड यूनिकनेस। ठीक है जी। अब यहां पर आपने यूनिकनेस के नंबर दे देने कि मैं मोबाइल एक्सेसरीज का काम करना चाहता हूं, मैं लोगों को रिटेल भी दूंगा, मैं लोगों को होम सर्विसेज भी दूंगा, और मैं लोगों को 3 प्रोडक्ट पर बंडल्स भी दूंगा, डिस्काउंट्स भी दूंगा, और मेरी पैकेजिंग होगी, आफ्टर सेल सर्विसेज होगी। तो हम कहते हैं यूनिकनेस में आप सबसे बेहतरीन जा रहे हैं। तो हम फिर भी आपको 2 नंबर, यहां पर आप कहते हो मेरे पास है मोबाइल एक्सेसरीज के हवाले से, यहां पर मेरे पास कह लो कि 3 है, और फिर प्रॉपर्टी में, बर्गर शॉप में मैं कह देता हूँ 2 है, और फिर क्लोथिंग में मैं कहता हूँ 1। अच्छा, तुक्के नहीं लाने, सोच के तुसी इतने नंबर देने। अब आ जाते हैं हम टोटल करना है, टोटल करना है इन सबका। 3 जमा 3 6, 2 और 2 4, ये 10 हो गए। यहां पर हम लिखेंगे जी हमारा टोटल हो गया 12। यहां पर हमारे पास 1 2 और 3 5, ये टोटल हो गया जी हमारे पास 5। यहाँ पे 1 2 और ये 4 6 8, यहाँ पे टोटल हो गया हमारे पास 8। 2 2 4 5 6 7 8 9, ये हो गया हमारे पास टोटल 9। ये हमारा पहली एक्सरसाइज खत्म हुई। अब हमने ये फैसला करना है कि इसमें से कौन सा बिजनेस हमें करना चाहिए। ये शीट हमें बताएगी। कैसे बताएगी वो आपको बताने लगा। इसके अंदर एक की है, यानी इसकी एक चाबी है, ये पड़ी हुई है वो चाबी। ये मैं आपको साथ ही दूंगा कि आपने कैसे पता करना है कि कौन सा बिजनेस करना चाहिए और कौन सा बिजनेस नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, इसको हम यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। उसने कहा जी एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब होता है निकाल दें, एनी ऑफ योर आइडिया, कोई सा भी आइडिया दैट स्कोर लेस देन अ टोटल ऑफ 10, 10 से कम जिसका स्कोर है ना, उस बिजनेस आइडिया को निकाल दें। वो आपने नहीं करना, वो आपके लिए सही नहीं है, आप उसके लिए सही नहीं है, आप अभी तैयार नहीं है, तो आपने नंबर पूरे करने हैं। तो पहली बात है कि अगर फर्ज करें ये ऊपर वाली सेस, इसको हम छोड़ देते हैं, हम नीचे वाली को देखते हैं, तो भाई अगर हमारे पास यही 3 बिजनेस है ना, तो अभी हम बिजनेस के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास ये भी 5 है, ये 8 है और ये 9 है।
अब इन तीनों में से हमें किस बिजनेस पर और मेहनत करनी चाहिए, यहां ये फैसला हमें बड़ी आसानी से होगा। फर्ज करें ऊपर वाली कैटेगरी हमारे पास नहीं है, तो मैं ये इसमें बता रहा हूं कि आपने 5 6 10 काम किए, सारे 10 से नीचे आ गए, सारे 10 से नीचे आ गए, तो आपने कौन सा ऐसा काम है जो करना है। अब यहां साफ जाहिर है कि 10 की कैटेगरी को पूरा करने के लिए ये वाला बिजनेस, यानी मुझे बाकी चीजों को छोड़ देना चाहिए, क्लोथिंग के बिजनेस को चूज करके ये एक और इस एक पर मेहनत करनी चाहिए, इस दो पे मेहनत करनी चाहिए, इस पे करनी चाहिए। अब देखते हैं ये कौन सी है। मुझे अपना नॉलेज इंक्रीज कर लेना चाहिए 1% और, मुझे यूनिकनेस इंक्रीज करनी चाहिए 1% और, तो मैं ऑटोमेटिकली 10 क्रॉस कर जाऊंगा। समझ आ रही है भाई? डिसीजन हो गया। फर्ज करें ये मेरे पास नहीं है, ये तो 12 है ना, ये तो पहले 10 से ऊपर है, साफ जाहिर है कि हम मोबाइल एक्सेसरीज का काम कर लें। तो भाई अगर हमारे पास ये 12 ना आता, ये 12 ना आता और हमारे पास सारे 10 से नीचे आ जाते, तो मैं बता रहा हूं फैसला कौन सा लेना है। जो सबसे ज्यादा है उसका शुरू नहीं करना, उसमें और मेहनत करनी है। किस चीज में मेहनत करनी है? जौन सी कैटेगरी आपकी कम है। यार ये इतनी प्यारी चीज है। जो बंदा भी मेरे पास आया, वो 10 बिजनेस लेके आया, वो 50 बिजनेस लेके आया, जब तसल्ली से बैठ के उसके साथ 2 घंटे की ये प्रैक्टिस की ना, यार वो बात जाते हुए चूम के गया। उसने कहा यार सर कमाल हो गई, मैनू एडी तसल्ली ने अज तक किसी ने दसिया ही नहीं कि बिजनेस मैनू केड़ा करना चाहिए केड़ा नहीं। अब जब हम ये फैसला नहीं ना करते कि इसमें से हमें बिजनेस करना कौन सा चाहिए, तो हमारे दिमाग में ये चारों बिजनेस एट अ टाइम चलना शुरू हो जाते हैं। 4 के घंटे हमारे दिमाग में चल रही होती क्लोथिंग, 2 घंटे हमारे दिमाग में चल रहा होता बर्गर, फिर 5 घंटे हमारे दिमाग में चल रही होती है प्रॉपर्टी। अगले दिन सो के उठते हैं सारा कुछ भुले होंगे, असं मोबाइल एक्सेसरीज से गए। जब आप देखें 2 छोटी रेडियो को या गाड़ियों को आप इस तरह एक इधर खड़ी कर दें, एक इधर खड़ी कर दें, आपके एक राइट साइड पे खड़ी कर दें, एक लेफ्ट साइड पे खड़ी कर दें, आपको कहीं एक टाइम पर ही दोनों को धक्का लगाएं, तो आप कितना का धक्का लगा लेंगे? आप यहां पर अगर गाड़ियां ना, तो आप बहुत भी ताकतवर होंगे ना, जोर लगा के उस जितनी देर तक आपकी बाजू पूरे नहीं ना खुलते, आप उतना उतना उसको दूर कर देंगे। ले इससे ज्यादा दूर करने के लिए आपको एक गाड़ी को अलविदा कहना पड़ेगा। आप जब इस गाड़ी को कहेंगे ना नहीं भी इसको मैंने धक्का नहीं लगाना, और अपना पूरा फोकस इस गाड़ी के ऊपर लगा देंगे, तो ये आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। मेरे भाई सबसे पहले किसी बिजनेस को करने के लिए आपके दिमाग का किसी एक चीज पर फोकस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका दिमाग फोकस नहीं ना होगा तो आपकी एनर्जीज बिखर जाएंगी। इसके बारे में मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप सूरज की किरणों को लेंगे ना, उस किरणों को आप एक छोटे से अच्छे पे लगाएंगे ना, अच्छे पे लगा के एक पेपर के ऊपर आप एक पॉइंट पर फोकस करके रखेंगे ना, तो वहां नीचे आग लग जाएगी। वो आग लगाने के लिए आपको करना क्या पड़ा कि आपने अच्छे से सारी रोशनी को पकड़ के एक पॉइंट पर फोकस किया, तो आग लग गई। यही हाल आपका है। जब आपके दिमाग की सारी ताकतें, सारी एनर्जीज, सारी चीजें किसी एक चीज को टारगेट बना लेंगी ना, तो आप भाई मेरे आग लगा देंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपने किसको चूज किया। यहां नजर आ रहा है मैंने क्लोथिंग चूज कर ली। अच्छा अब हम देखते हैं ओवरऑल हमने जो प्रैक्टिस की। हमने प्रैक्टिस की मोबाइल एक्सेसरीज की, प्रॉपर्टी की, बर्गर शॉप की, और हमने की क्लोथिंग की। इसमें से हमें पता चला यार ये 12 है। अब आज के बाद प्रॉपर्टी, बर्गर शॉप और ग्रोथ पे मैंने काम नहीं करना। मैंने सिर्फ करना है मोबाइल एक्सेसरीज पर, और दिन रात इस पे मेहनत लगानी है। यार ये जो ट्रेन होती है ना, ट्रेन जब जाती है उसके इर्द गिर्द बड़े खूबसूरत सीन आते हैं। कहीं हरियाली आ रही है, कहीं कोई पहाड़ आ रहे हैं, कहीं उसके नीचे पुल आ रहे हैं। अगर वो हर जगह खूबसूरत चीज को देख के उधर मुड़ जाए, उधर से उधर मुड़ जाए, उधर से उधर मुड़ जाए, उधर से उधर मुड़ जाए, तो कभी अपनी मंजिल पे ना पहुंचे। अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए चाहे वो स्टेशन जितना मर्जी गंदा क्यों ना हो, उसको एक ही डायरेक्शन पर मूव करते रहना है। चाहे ऊंच हो, नीच हो, दाएं हो, बाएं हो, लेकिन अपनी डायरेक्शन की तरफ हो। हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब हम मोबाइल एक्सेसरी को चूज कर लेते हैं ना, हम 3 के महीने में मेहनत टिका के करते हैं, फिर एकदम कोई प्रॉपर्टी वाला आ जाता है, जो देख देना यार देखो गड्डियां है, देखो कारां है, देखो सोने की अंगूठी, ये तो मौजें लगी हुई है। सानू मोबाइल दी एक्सेसरीज दिमाग चो निकल ही जाती है, अपना नॉलेज निकल जाता है, अपना कॉन्फिडेंस निकल जाता है, हर चीज निकल जाती है, और हम भागना शुरू हो जाते हैं किसके पीछे? प्रॉपर्टी वाले के पीछे। यार ऐसे ना करें, ऐसे जाया ना करें। आप उसके 10वें चैप्टर को अपने पहले चैप्टर से कंपेयर मत करें। उसका 10वां चैप्टर है कि उसने पता नहीं कितने साल मेहनत करके वहां पहुंचा जहां वो पहुंचा।
वो आप इतनी जल्दी उसका मुकाबला क्यों करना चाहते हैं मेरे भाई? आप अपना चैप्टर देखें कि आपका मोबाइल एक्सेसरीज का पहला चैप्टर है, उसका प्रॉपर्टी का 10वां चैप्टर है, उसकी 10वीं सीढ़ी पे वो खड़ा है, आप अभी अपने मोबाइल एक्सेसरीज की पहली सीढ़ी, तो फिर आप उस काम को उस काम से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? लोग मुझे फोन करके कहते हैं सर बताएं कौन सा अच्छा काम है। यार काम अच्छा बुरा नहीं होता, करने वाला अच्छा बुरा होता है, सोच अच्छी बुरी होती है। तो इस शीट के मदद से आपने देखा कि हमने कितनी खूबसूरती से देख लिया कि हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए। और अगर फर्ज करें कि ये डाटा हमारे पास मौजूद ना होता और ये भी हमारे पास मौजूद ना होता, तो हमारे पास सिर्फ यही होता अपना जो डाटा है, तो सारे 10 से नीचे आ गए तो हमें पता लग जाएगा कि हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए, किस पे हमें मेहनत करनी चाहिए, बाकियों को अभी भूल जाना है, अभी उस पर काम नहीं करना, पहले एक को सक्सेसफुल कर लेंगे फिर दूसरी की तरफ जाएंगे। अब आगे आते हैं, अगली कैटेगरी ये है कि एलिमिनेट, खत्म कर दो एनी आइडिया दैट डिड नॉट स्कोर एटलीस्ट 2 इन एवरी कैटेगरी। जो 2 हर कैटेगरी में कम से कम ना हो उसको एलिमिनेट कर दो। अब देखें हमने 9 चूज किया था, हम इस बिजनेस को नहीं कर सकते। अगर हम इस बिजनेस में इसको 2 यूनिकनेस को 2 कर लें तो ये 10 हो गया। फर्ज करें जी हमने मेहनत की 2 महीने, हमने इसको 2 कर लिया, लो जी 2 हो गया, 2 होने के बाद ये हमारा 10 हो गया। तो पहली शिक के मुताबिक तो हम बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना है, क्योंकि उसने कहा है कि हर कैटेगरी में 3 होना जरूरी है। तो यहां सॉरी, हर कैटेगरी में 2 होना जरूरी है। तो हमारी स्किल हमें बता रही है कि यहां पे अभी 1 है। समझ आ रही है? अभी इस बिजनेस को नहीं करना, इसको 2 करना है। ले जी हमने इसको भी 2 कर लिया, तो अब यहां टोटल हो गया हमारे पास 11। तो क्या अभी हम इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं? तीसरी पढ़ते हैं, एलिमिनेट एनी आइडिया दैट डिड नॉट स्कोर एट लीस्ट 3 इन यूनिकनेस। यानी यूनिकनेस में कम से कम 3 होना जरूरी है, फिर हम उस आइडिया को चूज कर सकते हैं। टोटल भाव 10 बन 11 12। यानी ये तीनों कैटेगरीज, ये तीनों चेक जब हो जाएंगे तब हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम बिजनेस स्टार्ट करें, तब इस काबिल हो जाएंगे कि हम इसके ऊपर वर्किंग करना शुरू करें। तो हमने 12 को स्टार्ट करने के लिए फैसला किया था, वो गलत था। क्यों? क्योंकि हमारी यूनिकनेस की कैटेगरी 2 है, ये 3 होना जरूरी है। लिहाजा यहां पर हमने फर्ज करें और मेहनत की या यहां और मेहनत की और इसको 3 कर लिया, तो ये हो गए हमारे पास 13। ले जी अब हमें पता लगा कि मोबाइल एक्सेसरीज का बिजनेस हमने करना है। ए गल्ला सी भुल जानी है, ऐसी भुल जानी, अच्छी बाकी चीजें छड़ देनी है। ले आज मैंने आपको बताया कि आपके पास 5 आइडियाज हो, 10 हो, 50 हो, उसमें से बेस्ट आइडिया चूज कैसे करना है उसका एक तरीका। और ये ऐसा डॉक्यूमेंट है, आप 1000 लोगों के ऊपर लगाएंगे ना, आपको इसका फायदा होगा। ये देखें, ये पूरी वर्कशीट के अंदर सारा डाटा आपको मिलेगा। इसी तरह से मेरे पास डाटा भरा पड़ा है मेरे भाई, मैं आपको दिखाता हूं। मेरे पास डाटा भरा पड़ा हुआ है कि जो मैं आपको दूंगा। ये देखें सारी शीटें पड़ी हुई, ये देखें ये सारी शीटें पड़ी हुई। इससे हम बाहर जाते हैं, हम आगे की तरफ जाते हैं बिजनेस प्लान सेशन 2 की तरफ। ये देखें कितना डाटा मैंने आपको देना है। हम इससे निकलते हैं, हम सेशन 3 पे जाते हैं, ये देखें कितना डाटा मैंने आपको देना है। हम इससे निकलते हैं, फिर हम अगली शीट की तरफ जाते हैं, ये देखें कितना डाटा। यानी मैंने आपको जो चीजें प्रोवाइड करनी है सेशन की, आपने कहना है कमाल हो गया। ये देखें फॉर्म फिल करना है, गाइडलाइन उर्दू में कैसे, आपने कॉपीराइट का फॉर्म फिल कैसे करना है, आपने आपने पेटेंट का फॉर्म कैसे फिल करना है, आपने ड्राफ्ट कैसे करना है, आपके एग्रीमेंट, ये देखें एग्रीमेंट पड़े हुए। डेजोलेशन यानी पार्टनरशिप तो कर ली है, पार्टनरशिप को खत्म करने का डेजोलेशन कैसे होगा, एग्रीमेंट कैसे होगा, वो एग्रीमेंट भी मैंने आपको देना है। यानी इतने डिटेल कागजात आपको मिलने, ये कागजात की वैल्यू 50,000 से ज्यादा है मेरे भाई। और हम अभी रो रहे हैं कि सर आपका 5,000 रुपया को। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए और जल्द से जल्द आपको डिसीजन लेना चाहिए ताकि आप इस कोर्स में अपने आप को रजिस्टर करा सकें। ले जी हम अपने सम अप की तरफ चलते हैं अपनी डिस्कशन के, कि हमने आपके साथ क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली हैं और हम अब इसको क्लोजिंग की तरफ लेके चलते हैं। तो ये थी वो प्रैक्टिकल एग्जांपल। प्रैक्टिकल एग्जांपल के बाद अगर हम जाएंगे तो सक्सेस स्टोरी। अदील जमील की वीडियो मैं शेयर करने वाला हूं इसके कमेंट्स में, आप उस पर क्लिक करेंगे वो वीडियो चल पड़ेगी। और अगर आप मेरे नंबर, ये नीचे नंबर दिया गया है, दिया जा रहा है नीचे, उसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे ना अदील जमील वीडियो, तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। वो लिंक आप देखिएगा और देखिएगा इस बंदे ने एक दिन में 5 लाख रुपया कमाया, वो कैसे कमाया। अच्छा आगे बात करते हैं। आगे आ जाती है हमारे पास, हम इसमें रजिस्टर कैसे हो सकते हैं। बेटे अगर अभी आपने फैसला लेना है तो अभी आप फैसला ले लें। आप सिंपल, ये रसीद मैंने आपको दी है, इजी पैसा का इसके ऊपर अकाउंट है। इजी पैसा में या अस्करी बैंक में, दोनों में 5,000 रुपया जमा कराएंगे
और 5,000 रुपये जमा कराने के बाद आप रसीद मुझे व्हाट्सएप कर देंगे इस नंबर पे, तो मैं आपको इस कोर्स में रजिस्टर कर दूंगा। और हफ्ते वाले दिन इसकी क्लास होनी है, ये जो अभी हफ्ता आ रहा है सैटरडे, उस दिन तक आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं और आप इस कोर्स में हिस्सा ले सकते हैं। ये जो 5,000 का कोर्स है, ये ताकत रखता है कि 50 लाख रुपया निकाल सके, इतनी ताकत ये रखता है। मैंने इससे ये काम किए हुए हैं, इंशाल्लाह ताला आप भी इससे ये काम करेंगे। अगर आपके कोई सवालात हैं तो वो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं उन सवालात के जवाबात के लिए अब उस तरफ जा रहा हूँ और बाकी चीज़ों को ख़त्म कर रहा हूँ और अब मैं सवालात के जवाबात की तरफ जाता हूँ। बल्कि एक चीज़ मैं आपसे शेयर कर लूँ, मैंने जैसे कि आपको कहा था वीडियो आखिर में मैं शेयर करूंगा कि मेरे एक्सपीरियंस, ये देखिए ICMAP पाकिस्तान का बेहतरीन अदारा जो अकाउंटेंसी का है, उसमें मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज एंड इमर्जिंग, ये 2015 पे मेरी ट्रेनिंग थी। उस वक्त मेरी दाढ़ी नहीं होती थी, फ्रेंच होती थी। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये देखें, ये उस ट्रेनिंग की कुछ तस्वीरें हैं। ये चंद एक तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ आपके उसके लिए कि आपको जरा तसल्ली हो कि ये जनाब बंदा एमी आके उठ के एक कोर्स नहीं बेच रहा, इसने मेहनत की हुई है। फिर उसके बाद देखें, ये एटलस होंडा में ये मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं सारे। इन स्टूडेंट्स को मैं लेके गया था, मैंने एक क्लास में डिस्कस किया था कि मोटरसाइकिल जो है वो 58 सेकंड में एटलस होंडा में सैंपल हो जाता है, जुड़ जाता है। यानी एक मोटरसाइकिल जुड़ेगा, उससे अगला मोटरसाइकिल 58 सेकंड में जुड़ जाएगा। तो कुछ लोगों को लगा गप मार रहा है, आपको भी लगा होगा गप मार रहा है। मेरे सब्जेक्ट का नाम था लीन मैन्युफैक्चरिंग, लीन मैन्युफैक्चरिंग। तो अब उस लीन मैन्युफैक्चरिंग को समझाने के लिए मैं इन सबको उठा के होंडा में ले गया, और जब वहां गए ना तो हैरत की बात बताऊं, 58 सेकंड्स में नहीं, 26 सेकंड के अंदर होंडा मोटरसाइकिल सैंपल कर रहा था। और जब इन लोगों ने अपनी नजरों से वो देखा ना, यकीन करें ये हक्के बक्के, ये देखें, ये वो हमें पहले उसके ओरिएंटेशन दे रहे हैं, ओरिएंटेशन देने के बाद वो हमें वहां लेकर गए और वहां ले जाकर उन्होंने दिखाया कि कैसे हो रहा है। ये जनाब कराची के IBA कराची के प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टर शाहिद। वो बहुत मशहूर है एंटरप्रेन्योरशिप में, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। उनके साथ मैंने एक वर्किंग की थी अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने भी डिस्कशन की, मैंने भी की। और ये कमेंट्स में यहाँ मैंने बताया हुआ है कि लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद किया, उन्होंने कहा बड़े लेवल की डिस्कशंस थी। तो ये वो शाहिद कुरैशी साहब खड़े हुए, और यहाँ पर मेरी ट्रेनिंग थी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज्यादा मजा आया था। खैर, इस ट्रेनिंग के बाद करें, ये और बिजनेस की ट्रेनिंग है, ये और वीडियोस जा रही हैं, ये और चल रही है। ये निशाद टेक्सटाइल के अंदर मैंने ट्रेनिंग कराई थी, निशाद टेक्सटाइल। ये निशाद टेक्सटाइल के HR मैनेजर है, ठीक है। ये निशाद टेक्सटाइल के वो सीनियर वर्कर्स हैं जिनको मैंने ट्रेनिंग कराई थी, और ये वो ट्रेनिंग की थोड़ी सी तस्वीरें आप ये देखिए ना, ये एजेड लोग हैं। ये अगर मेरी ट्रेनिंग लेके उसका फायदा ले रहे हैं तो फिर आप नहीं ले सकते। और कुछ मलेशिया में मैंने ट्रेनिंग कराई है, वो तस्वीरें भी इसमें मैंने ऐड नहीं की, और इंशाल्लाह ताला नहीं तो मैं वो भी आपको दिखाता। खैर, आपको बताने का मकसद ये है कि काम बहुत ज्यादा किया हुआ है, और बहुत बहुत ज्यादा किया हुआ है। अच्छा, ये सितारा टेक्सटाइल में मैं मेरे बच्चों को लेकर गया, और ये सितारा टेक्सटाइल के ऑनर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में सितारा टेक्सटाइल बड़ी मशहूर है, ये उनके ऑनर बैठे हैं, ये मैं बैठा हूँ, आप साहब लगा रहे हैं, ये इनके HR मैनेजर बैठे हुए हैं, और ये मेरे स्टूडेंट भी हैं। मतलब आप देख लें कितनी कितनी पोस्ट पर मेरे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। तो आप इंशाल्लाह ताला आपको बड़ा फायदा होने वाला है। और ये देखेंगे, मैं अपने स्टूडेंट्स को लेकर गया हूँ, कितनी मेहनत अपने स्टूडेंट्स के ऊपर कर रहा हूँ कि मैं उनको रियल प्रैक्टिकल नॉलेज दूं, तो आपके ऊपर क्यों नहीं करूंगा। इंशाल्लाह मेरा पैशन है। ये ऐसी गर्मी पसीनों पसीनी हुए, और हम लोग देखें जाके वहां पे प्रैक्टिकल मशीनरी को काम करते हुए देख रहे हैं कि काम कैसे होता है। ये हमें वेलकम किया गया था सितारा टेक्सटाइल में, और ये हमें चीजें सारी बताई गई थी। तो मेरे भाई, इस तरह से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, काम बहुत सारा किया जा सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपने कितना काम करना है मेरे साथ और कितना नहीं करना। आप आ जाते हैं कमेंट्स की तरफ, और आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहे और पूरी चीजों को सुना। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि सब लोग मुझे साथ रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो हम अब देखते हैं। अच्छा जी, यस आ रहा है, हाजिर नजर आ रहा है सर। इट्स क्लियर, इट्स क्लियर। बहुत शुक्रिया ये फेसबुक के यूजर्स जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए। सर, अगर यूट्यूब से ही नॉलेज लिया है, मुझे इस सवाल का नहीं पता लगा। अस्सलाम वालेकुम सर, इट्स टू मच इम्प्रेसिव वर्कशीट। बहुत शुक्रिया आपका जिन्होंने ये मुझे तारीफ के थोड़े से अल्फाज के। मुझे पता है सर आपके पास बहुत नॉलेज है, क्योंकि मैं आपके स्टूडेंट थी जिस यूनिवर्सिटी में, इसलिए मैंने आपकी कोर्स चूज किया। बहुत शुक्रिया, आप मेरे स्टूडेंट रही हैं और आपने कोर्स चूज किया। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ब्लेस यू। ले जी, ये मैसेजेस हैं, अगर कोई और मुझे कोई मैसेज करना चाहता है, चीजें पूछना चाहता है, चूंकि ये जनरल लोग भी इसको देखेंगे, आप भी इसको देखेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप जो है ना इससे फायदा उठाएंगे। ले आज हमारा डेमो सेशन खत्म हो गया। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में सिर्फ हम अपने टॉपिक को डिस्कस करेंगे, नो इंट्रोडक्शन, नो एनीथिंग, इंशाल्लाह डायरेक्ट टॉपिक।
बहुत शुक्रिया आप लोगों का सुनने के लिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी सैटरडे वाले दिन। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया।